तो हमने जो है वो कल ये थोड़ी सी डिस्कशन की थी, जिसमें हमने व्हाट इज नेटवर्किंग से बात शुरू की थी, कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। हमने कहा 3 कंपोनेंट्स हैं, बेसिक, डिवाइसेस, मीडियम और प्रोटोकॉल्स, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। फिर प्रोटोकॉल के बाद हमने कहा था कि भाई अब हम जो है वो ज़रा एक ओवरव्यू लेते हैं ओएसआई मॉडल का। ओएसआई मॉडल हमने कहा एक रेफरेंस मॉडल है, 7 लेयर्स का आर्किटेक्चर है, लॉजिकल है, और बेसिकली जो भी आपकी इंडस्ट्री जो है वो जब बात करती है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में जो दो लोग बात करते हैं तो वो बात करते हैं ओएसआई के रेफरेंस से, यानी कि वो इन लेयर्स को एज अ रेफरेंस जो है वो कॉल करते हैं और फिर अपनी टेक्निकल डिस्कशन करते हैं। यानी अगर आपसे किसी ने कहा यार मुझे ये लेयर 1 का इशू लग रहा है, तो फिर वो आपको पता होना चाहिए कि वो लेयर 1 इसमें से किस लेयर को कह रहा है। ठीक, तो इस तरह करके जो है वो जरा रेफरेंस की बात जो है वो हम अभी आगे करेंगे। फिलहाल हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं लेयर्स को। तो ये हमारी डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एप्लीकेशन लेयर हमने कहा था कि भाई मैनेजमेंट एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स की, जिसमें एचटीटीपीएस वगैरह इस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एप्लीकेशन से डायरेक्ट जो है वो इंटरकनेक्टेड है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो हमने कहा ट्रांसलेशन लेयर है, जहां पर हमारी कोई भी अगर ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है तो वो परफॉर्म हो रही है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रही है। सिमिलरली सेशन लेयर सेशन मैनेजमेंट के लिए, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो हमने कहा था कि हमारी एक बेसिक लेयर है जिसको हमने डिस्कस करना है। और इसके बारे में एक पॉइंट मैंने लिख दिया था कि मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो ये है कि इससे बैकबोन लेयर भी कहा जाता है। ठीक, मतलब कि हमारा जो ओएसआई मॉडल है उसकी ये एक तरह से बैकबोन लेयर है। तो इससे ही हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो हमारी एक बैकबोन लेयर भी कहलाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारा जो एक तरह से फंक्शनैलिटीज़ हैं, या सबसे ज़्यादा जो एक चेंज आता है हमारे डाटा कम्युनिकेशन में, वो इस लेयर पर आकर आता है। यानी कि ऊपर की लेयर्स जो हैं वो मैनेज हो रही हैं सॉफ्टवेयर या ऐप के थ्रू, ठीक है, जो भी हमारी एप्लीकेशन है। लेकिन ये जो लेयर है, इस लेयर को मैनेज करने के लिए जो है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल की एक्सेस जो है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल जो है वो आपका स्टार्ट होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसमें जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो क्या क्या टास्क परफॉर्म होते हैं, तो ज़रा उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक की बातों में किसी की कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई सवाल? नहीं सर, क्लियर। क्लियर है ये? ठीक है। जी जी सर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसका सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन है, अब हम वो देखने जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसने क्या क्या करना होता है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि आज के लेक्चर के हिसाब से एक नया सेक्शन प्लेस करते हैं और इस सेक्शन को सेम साइज का रखते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर कंटिन्यूड, कंट्रोल ए कंट्रोल बी। ठीक, फिर हमें एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए नया, जिसमें हम इसकी लेयर की इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है वो है सेगमेंटेशन। ठीक, तो सेगमेंटेशन जो है हमारे पास वो क्या होती है, किसी के जहन में कोई आइडिया सेगमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? में डिवाइड कर सेगमेंट क्या होते हैं? सेगमेंट मतलब वही सवाल तो वही है कि सेगमेंट्स क्या होते हैं? सर किसी भी इंफॉर्मेशन को चंक्स के अंदर जो है ना वो पास करना, चंक्स के अंदर पास करना, बहुत पैकेट बना के जबरदस्त, उसको मतलब ट्रांसफर आपने, करना। नहीं पैकेट नहीं, ठीक है, यहाँ चंक्स पर कहते हैं सर। वर्ड्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स जो है ना वो जब आप ओएसआई मॉडल के रेफरेंस से बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेगमेंटेशन कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो डाटा है वो डिवाइड होगा इनटू स्मॉल चंक्स ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर वो डाटा क्या कहलाएगा? आपका सेगमेंट। यानी अगर आपकी फॉर एग्जांपल 1 MB की फाइल है और वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हुई है 100 केबी में,
तो वो एक 100 KB यहाँ पर जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसे डिस्कस करेंगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो 100 KB क्या कहलाएगा आपका सेगमेंट। ठीक, तो उसको जो है वो आप सेगमेंट कहते हैं। सही। अब सवाल ये कि भाई क्यों हम डाटा को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा काम करने की जरूरत ही क्या है कि आप डाटा को जो है वो डिवाइड करें, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई डाटा डिवाइड होना चाहिए? असल तो सवाल ये है ताकि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इजी हो जाए, सिक्योर हो जाए डेटा, और सेगमेंटेशन में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इजी हो जाए और सिक्योर हो जाए। देखें, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सिक्योर करना वो प्रेजेंटेशन लेयर कर चुकी, उस वक्त डाटा डिवाइड नहीं हुआ था। ठीक है, डाटा एप्लीकेशन लेयर के पास आया, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल ने कहा अच्छा इस डाटा के साथ जो है वो ये इंफॉर्मेशन लगेगी ताकि पता चले कि ये डाटा इस फॉर्मेट का है। ठीक, जैसे हमने कहा ना कि भाई हमारे पास जब हम कोई ब्राउजर ओपन किया हमने और हम ब्राउजिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे HTTPS का प्रोटोकॉल अटैच हुआ। तो HTTPS का प्रोटोकॉल दरअसल क्या बताता है, वो ये बताता है कि इस www का एक अलग मतलब है, इस फिग्मा का एक अलग मतलब है, .com का अलग मतलब है, .com के आगे .gov.pk .something कुछ होगा तो उसका अलग मतलब होगा। फिर आगे जो ये टर्म है इसका एक अलग मतलब है कि ये गेट है या पोस्ट की रिक्वेस्ट है, किस तरह की रिक्वेस्ट है। फिर आगे ये अलग मतलब हर चीज का यहाँ पर कि आपके पास ये सेशन आईडी है और ये चीजें, ये सब चीजों के अलग अलग मतलब है। ये HTTP के प्रोटोकॉल में डिफाइंड है। ठीक, और जब डाटा आएगा तो वो डाटा किस तरह से जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसके हेडर में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगेगी डाटा के साथ। तो डाटा के साथ एक प्रोटोकॉल का हम कहते हैं एक तरह से मेटा डाटा लग जाएगा कि भाई ये प्रोटोकॉल है, इसमें ये सब कुछ होना चाहिए। सही, ये सब अगर जो है वो हो चुका वहां पर तो इसका मतलब कि भाई वो डाटा उससे गुजर चुका, क्या कहें, या तो फिर ये प्रोसेस है से। कि डाटा जो है वो अगर हम पूरे सेगमेंट में नहीं भेजेंगे, फुल डाटा भेजेंगे और वो करप्ट हो जाए, तो हाँ इस बिहाफ पे भी जो है सेगमेंटेशन करते हैं ताकि जो है हाँ, कुछ ये अमाउंट बड़ा ऑफ अच्छा, डेटा करप्ट हो। बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यार अगर मैंने फॉर एग्जांपल पूरी मेरी कोई 100 MB की फाइल थी और वो 100 MB की फाइल जो है वो मैंने एज इट इज जो है वो भेज दी, या ये 10 है, मतलब मेरे पास जो है ना वो 10 MB बैंडविड्थ है फॉर एग्जांपल। ठीक, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल लेकर हूँ कि मेरे पास जो है वो 10 MB की बैंडविड्थ है और मेरे पास जो फाइल है एक जो मुझे सेंड करनी है उसका जो साइज है वो है 5 MB। ठीक, तो अब मैं क्या कहते हैं वो जो बैंडविड्थ है 10 MB की, उस पर ये पूरी फाइल एक साथ सेंड कर सकता हूँ? पहला तो सवाल ये। जी सर, उस नहीं, बफरिंग ज्यादा होगी। नहीं, वो सब एकदम बात एक की साथ बात है, मैंने सारी बात ये कर सकता हूँ, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा इट डजेंट मैटर। हाँ, सिर्फ भेज एक सकते हैं। आंसर है, कर सकते कर हैं या सकते नहीं? हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये तो क्या कहते हैं आपका मैंने पॉइंट ले लिया, आपने कहा कर सकते हैं, इसको मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ। अब एक और सवाल है मेरा कि बैंडविड्थ 10 MB है, ये बात क्या मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगी? क्योंकि अभी हम जहां मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो मैनेज करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस की। ठीक है, तो क्या ओएस को पता है कि मेरे पास बैंडविड्थ कितनी है? नहीं सर। नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई ओएस को कि मेरे पास कितनी बैंडविड्थ है? सर ओएस इस चीज की मॉनिटरिंग तो नहीं कर रहा है कि बैंडविड्थ हमारे पास कितनी है, तो कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? सवाल, बात तो पॉइंट अच्छा है। अच्छा, पता हो सकता है मतलब अगर मैं डेलिबरेटली कहूँ ओएस को बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, बैंडविड्थ जो है वो एक्चुअली कहाँ पर है मेरे पास? अगर मैं फॉर नेटवर्क एग्जांपल लेयर पे। अपने घर में हूँ, ऑफिस में हूँ, नेटवर्क लेयर बैंडविड्थ पे। कहाँ आके टर्मिनेट हो रही है? राउटर पे। वो जो सर्विस प्रोवाइडर की डिवाइस है, ठीक है, वहां आकर बैंडविड्थ टर्मिनेट हो रही है। उसके बाद फिर मेरे कितने यूजर्स हैं, 5 10 8 12, उन सब में वो शेयर हो रही है। तो मेरा सर्विस प्रोवाइडर से क्या कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मैंने क्या कहा है कि भाई मुझे जो है वो आप 20 MB का पैकेज दो या 30 MB का या 50 MB का, वट एवर जो भी। तो वो पैकेज जो मैंने लिया हुआ है उस पैकेज के बारे में एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को जो उस नेटवर्क में मौजूद है मालूम नहीं हो सकता। ठीक, तो पहली बात तो ये कि हम, ये तो गलत, मतलब मेरा क्वेश्चन ही गलत है इस सेंस में कि मैं कहूं कि भाई बैंडविड्थ मुझे मालूम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर।
ठीक, लेकिन उस गलत सवाल का भी जो है ना जवाब गलत है। क्यों गलत है? कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी तरह मालूम कर भी लिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने कि हाँ भाई आपने, या आपने बता दिया उसे कि मेरे पास 10 MB बैंडविड्थ है और आप फाइल भेजना चाह रहे हैं 5 MB की, तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है बी का। ये है मेगाबिट और ये क्या है? ये बाइट्स है। ये है मेगाबाइट। ओके, और बिट और बाइट का क्या डिफरेंस होता है? 1 into 8, यानी कि 1 मेगाबिट जो है वो बराबर होता है कितने मेगाबाइट्स के? सॉरी, 1 मेगाबाइट होता है 8 मेगाबिट्स के बराबर। ठीक, तो ये 8 MBPS, ये सब कुछ जो है वो गायब हो गया। 8 MBPS मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक, और ये जो है 5 MB, ये है मेगाबाइट्स। तो रियल वर्ल्ड में जब भी आपकी बैंडविड्थ कैलकुलेट होती है, ठीक है, वो हमेशा होती है बिट्स में, और जब भी फाइल का साइज कैलकुलेट होता है वो हमेशा कैलकुलेट होता है बाइट में। तो आपका 1 into 8 का रेशियो तो यही आ गया। हेलो, जी जी सर। हाँ, तो ये पॉइंट क्लियर है? इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, सो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है वो ये बात तो आ गई कि भाई हमेशा एक तो फाइल का साइज जो है ना वो वैसे ही बड़ा होगा बैंडविड्थ के अकॉर्डिंगली। मतलब कि बैंडविड्थ जो है वो अगर मेगाबिट है तो फाइल का साइज जो है वो हमेशा बाइट्स में कैलकुलेट हो रहा है, तो उसमें जो है वो ये क्या कहते हैं कंफ्यूजन जो है वो आपकी रहेगी। अच्छा, ये रियल वर्ल्ड में इसी तरह है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फाइल जो है वो, उसका साइज आप कभी भी देखेंगे तो वो हमेशा आपको बाइट्स में नजर आएगा और बैंडविड्थ हमेशा आपको बिट्स में नजर आएगी। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ यार PTCL क्या ऑफर कर रहा है, PTCL के पैकेजेस, जस्ट ऐसे ही। ठीक, तो मुझे यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, उसमें मैं आ जाता हूँ सीधा इमेजेस में। इमेजेस में मुझे यहाँ पैकेजेस नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो पैकेजेस डाले हुए यहाँ देखें, यहाँ इन्होंने डेलिबरेटली MB स्मॉल b यूज किया हुआ है। PTCL के पैकेजेस हम नहीं देख सकते, ऐसा क्यों? ठीक, तो यहाँ इन्होंने स्मॉल b यूज किया हुआ है, MB हर जगह। सिमिलरली आप किसी और सर्विस प्रोवाइडर को देखेंगे और उसके बैंडविड्थ की क्या कहते हैं पैकेजेस वगैरह देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? स्मॉल b। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि पहला पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं मालूम कि पीछे बैंडविड्थ कितनी है। दूसरा पॉइंट, अगर पता भी हो तो भी एक छोटी सी फाइल भी जो है उसके लिए आपको ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए होगी। तो ये 5 MB जो है आपकी फाइल, ये इस 10 MB की बैंडविड्थ से नहीं गुजर सकती अगर आप इसे डिवाइड ना करें, क्योंकि ये फिर आपके लिए 40 MB हो गई। मतलब अगर बिट्स में से कन्वर्ट करेंगे 8 5 40। ठीक, यहाँ किसी की कोई क्यूरी? क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आता रहे ना तो जरा सही रहता है। अच्छा, तो सेगमेंटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, सही। और सेगमेंटेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हम नहीं बताते कि भाई इतने बड़े सेगमेंट बनाओ या इतने छोटे सेगमेंट्स बनाओ, सही। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं मालूम पीछे कितनी बैंडविड्थ है, तो उसे ये करना होता है कि वो कहता है यार मैं इतने स्मॉल सेगमेंट्स बनाऊं कि कोई बेचारा गरीब जो है ना वो सस्ता सा पैकेज भी यूज कर रहा है, सही है, मोबाइल डाटा भी यूज कर रहा है, तो उसका भी जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो सके। मतलब उसकी भी फाइल अगर 1 MB की है तो उसके इतने छोटे छोटे सेगमेंट्स हो कि वो सेगमेंट्स उस छोटी सी बैंडविड्थ से भी गुजर सकें। ठीक, तो ये बात जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मेक श्योर करनी होती है कि भाई सेगमेंट जो है ये बने। तो इसमें ना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, यूजुअली 100 KB के आपके सेगमेंट जो हैं वो बन रहे होते हैं। मतलब ये भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इससे बड़े और छोटे भी हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा ठीक है भाई ये सेगमेंट्स बन गए, मेरी 5 MB की फाइल है
और मेरी 10 MB का पैकेज है या 20 MB का पैकेज है और अब 100 KB का सेगमेंट बना है, ठीक है। क्या यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि हम कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल EG 100 KB सेगमेंट, ठीक है। तो अब 100 KB का सेगमेंट जो है वो अगर इस बैंडविड्थ में से गुजर रहा है 10 MB में से, तो क्या मतलब ये अच्छी बात है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ भाई पैकेट सेगमेंट गुजर जाएगा, मगर बैंडविड्थ आपके पास बहुत बड़ी है 10 MB और उसमें से एक छोटा सा सेगमेंट एक वक्त में जा रहा है, तो बाकी बैंडविड्थ क्या हो गई, जाया हो गई, आइडल हो गई। भाई पैसे दे रहा हूं मैं यार, जिस चीज के पैसे दे रहा हूँ उस चीज का जाया होना तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं है, ठीक। तो बैंडविड्थ जो है आपके पास वो वैसे ही क्या कहते हैं काफी ज्यादा है, और अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स बना रहा है तो आपकी बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है। अब इस वेस्टेज को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बचाए, ठीक। तो इस वेस्टेज को बचाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक और जो है वो यहाँ पर टास्क परफॉर्म करना होता है, जिस टास्क को हम कहते हैं विंडोइंग, ठीक। अब विंडोइंग क्या है हमारे पास, विंडोइंग है हाउ मैनी सेगमेंट्स एट अ टाइम, यानी एक वक्त में ज्यादा सेगमेंट्स भेजो, ठीक। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि भाई एक वक्त में ज्यादा सेगमेंट्स मतलब कितने सेगमेंट्स मुझे भेजने चाहिए, ये एक अलग पॉइंट आ गया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 डब्बे स्क्वायर, और इस स्क्वायर को कलर दे देते हैं, और एग्जाम्पल ये कलर दे दिया हमने, ये हो गया हमारा PC, और हम इसी के साथ जो है वो Ctrl+C Ctrl+V, सॉरी एक और डब्बा इधर ले आते हैं। अच्छा ये कोई और भी डिवाइस हो सकती है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसे सर्वर, ठीक। तो PC टू PC या PC टू सर्वर या वट एवर डिवाइस है जिसके दरमियान ये डाटा ट्रांसमिट हो रहा है और वहां पर सेगमेंटेशन हो रही है, तो वो कैसे मैनेज होती है, तो ये बात हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक PC है और एक सर्वर है, और इनके दरमियान ऑब्वियस सी बात है हमें क्या चाहिए होगी, एक अदद लाइन जो कि इनको कनेक्ट कर रही है, ठीक। और ये आपस में कनेक्टेड है। अब फॉर एग्जांपल सर्वर से मैंने कोई डाटा मांगा और सर्वर मुझे वो डाटा जो है वो सेंड करेगा, या PC कोई डाटा जो है वो सर्वर को सेंड कर रहा है। कम्युनिकेशन का तो मतलब ये है कि भाई डाटा एक दूसरे को सेंड कर रहा है। तो डाटा जो है वो फॉर एग्जांपल हम कहें कि भाई सर्वर की तरफ से PC के पास जा रहा है, ठीक। तो सर्वर ने क्या करना है, सर्वर ने कहना है कि भैया मैं आपको भेज रहा हूं एक अदद सेगमेंट जिसका नंबर है 11, ठीक। यूजुअली जो है सेगमेंट्स के नंबर जो है वो, सॉरी 11 नहीं 10, ठीक है, सेगमेंट नंबर 10, तो सेगमेंट नंबर 10 से ही जो है वो सेगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट होती है, यानी पहला सेगमेंट जो भेजा जाता है उसे सेगमेंट नंबर 10 ही कहा जाता है। तो इसने कहा भाई मैं आपको सेगमेंट नंबर 10 भेज रहा हूँ, सही। अब इसने जो है ये बात कर ली और इसने कहा भाई सेगमेंट नंबर 10 आपके पास आ रहा है। सर्वर ने जब ये PC को सेगमेंट नंबर 10 भेज दिया तो PC के पास सेगमेंट नंबर 10 पहुंच गया। इसके लिए हमारे पास एक अदद मैसेज होता है जो कि PC जो है वो वापस सर्वर को सेंड करेगा, और वो मैसेज PC, जी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट, एग्जैक्टली, ठीक। तो वो एक्नॉलेजमेंट का मैसेज जो है वो सेंड होगा, और उस एक्नॉलेजमेंट के मैसेज में PC कहेगा कि भाई मुझे क्या हो गया है, मुझे 10 मिल गया है, अब 11 भेजो। ये बात कुछ पल्ले पड़ी, यस सर। किसी को कोई इशू यहाँ पे?
सर्वर ने भेजा सेगमेंट नंबर 10 और पीसी ने उसे कहा कि अब मुझे क्या भेजो, 11 भेजो, क्योंकि 10 मुझे मिल गया। अगर 10 ना मिलता तो फिर वो वापस क्या मांगता, 10 ही मांगता कि भाई सेगमेंट नंबर 10 ही भेजो। वो तो खैर जब होगा ना कि जब पहला जाएगा उसके बाद। ठीक, अब ये पॉइंट जब हो गया और इतना काम हो गया और सेगमेंट नंबर 10 उसे मिल गया और उसने भाई 11 जो है वो मांग लिया, तो आगे क्या होना चाहिए? सर सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा फिर? सर्वर फिर रिस्पॉन्ड करेगा। सर्वर कहेगा अच्छा मिल गया तुम्हें सेगमेंट नंबर 11, आ गए तुम बड़े होके और अब तुम कुछ नया मांग रहे हो, तो अब तुम 11 मांग रहे हो तो मैं तुम्हें 11 देता हूँ। लेकिन अब की बार सर्वर क्या करेगा, सर्वर कहेगा यार इसको मैंने एक सेगमेंट भेजा और हमारे दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो इस एक सेगमेंट को बड़े अच्छी तरह सपोर्ट कर रही है, तो क्यों ना मैं क्या कोशिश करूं, 2 सेगमेंट भेजूं, 11 12। ठीक, समझ आई ये बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अब जब सर्वर ने 2 सेगमेंट भेजे 11 12, तो पीसी क्या कहेगा? पीसी कहेगा बिल्कुल मुझे 2 सेगमेंट भी बड़े आराम से मिल गए, हमारे दरमियान बैंडविड्थ बड़ी अच्छी है, तो अब मुझे एक्नॉलेजमेंट में क्या भेजो तुम, 13। कहानी समझ आ रही है क्या हो रही है? ठीक, जी सर। अगली बार क्या होगा, अगली बार जो है वो सर्वर कहेगा अच्छा इतनी अच्छी बैंडविड्थ है इसके पास तो कि मैं 2 सेगमेंट भी भेज सकता हूं, तो अब की बार में क्या भेजूं, 3 नहीं, यही तो सर्वर की लालच है। वो कहता है मैं 4 भेजूंगा भाई, पहले 1 फिर 2, 2 के बाद कितने, 4। सर्वर कहता है मल्टीपल होता है मैं बेसिकली 4 सेगमेंट भेजता हूँ, हो सकता है ये 4 सेगमेंट्स को भी सपोर्ट कर पाता हो। पीसी कहेगा कोई मसला ही नहीं है, भाई के पास बहुत बैंडविड्थ है, पैसा बहुत लगाया हुआ है मैंने, मुझे 4 सेगमेंट रिसीव करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। सर्वर को जब ये बात पता चलेगी कि अच्छा 4 सेगमेंट भी इसने बहुत आराम से रिसीव कर लिए, तो फिर सर्वर क्या करेगा, इसके डबल कर देगा। इसके डबल कर देगा, एग्जैक्टली। ठीक, तो टू बात की जो पावर्स है के अंदर वो चलता है ना एक्चुअली। पहुंच रही है। ठीक, क्लियर हो रही है, समझ आ रही है कहानी? तो बिल्कुल वो सर। कहेगा अच्छा पिछली बार जो है वो चले गए थे, तो अब मैं क्या क्या भेजूं, उसने क्या मांगा था, 17, तो 17 18 19 20 21 22 कहां तक जाएंगे, 16 मतलब फोर्स का डबल हो जाएगा ना, 4 पावर 4 हो जाएगी। 4 पावर 4 नहीं होगी, 8 हो जाएगा। 2 2 की के पावर स्क्वायर में से जाएगा। चल रही है, 2 की पावर से। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इतना भी जज्बाती नहीं 8 होगा वो कि 4 की पावर यूज करना शुरू कर दे। ठीक, तो वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी फिर बात। सही है, तो वो कहेगा अच्छा अब की बार मैं 8 सेगमेंट भेजता हूँ, पहले 1 फिर 2 फिर 4 और अब 8 सेगमेंट्स। जब ये 8 सेगमेंट भेजेगा तो अब पीसी को पता लगेगा कि नहीं भैया इतनी भी बैंडविड्थ नहीं है मेरे पास कि मैं एक वक्त में 8 सेगमेंट संभाल सकूं। ठीक, या 8 सेगमेंट वहां पहुंच सकें। बीच में ऑब्वियसली सर्वर से डायरेक्ट पीसी तो कनेक्टेड नहीं है ना, रियल वर्ल्ड के हिसाब से सोचा जाए तो बीच में बहुत सारी डिवाइसेस हैं, उनमें कई दफा जो है ना वो बीच में क्या कहते हैं कंजेस्शंस आती हैं, चीजें आती हैं, वो हम सब स्किप करके जा रहे हैं अभी। तो हो सकता है कि पीसी को जो है वो शुरू के 6 सेगमेंट्स मिल जाएं, तो वो क्या मांगेगा, सेगमेंट नंबर 23 कि भाई मेरे पास 22 तक सेगमेंट पहुंचे, 23 भेजो। तो जब सर्वर ये देखेगा कि अच्छा अब इसने जो है ना वो 6 सेगमेंट्स रिसीव किए हैं, तो इसका मतलब है कि अब हमारे दरमियान विंडो साइज क्या हो सकता है, 6, कि मैं इसे 6 सेगमेंट्स भेजूं, इतने ये बर्दाश्त कर सकता है। किसी के जहन में कोई सवाल, कोई चुभन, कोई तशनगी रह गई हो इस सब के दरमियान? 6 इसलिए एक्सेप्ट कर सकते हैं कि उसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। हाँ, उसकी बैंडविड्थ या ओवरऑल बीच में बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल, अच्छा इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसान है, आप लोग रोज मतलब तकरीबन देखते हैं। आप कभी भी कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, क्या ऐसा होता है कि वो फाइल जब डाउनलोड करते हैं ठक करके एकदम जो है ना वो स्पीड आपको ज्यादा मिलती है? नहीं, क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है बिल्कुल ऐसे ही है।
है ना। तो वो समझ लो कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने में एक बहुत बड़ा रोल विंडोइंग का है कि सर्वर ने आपको पहले 1 भेजा सेगमेंट, फिर 2 भेजे, फिर 4 भेजे, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह वो बढ़ाता चला गया। एक वक्त आता है कि आपकी बैंडविड्थ जो है वो किसी एक जगह आके थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर विंडो साइज 6 सेट हो गया तो अब तक जब तक वो फाइल डाउनलोड हो रही है वो 6 ही है। सर्वर फिर थोड़ी देर बाद देखेगा यार 6 सही जा रहा है, तो एक काम करता हूँ दोबारा 8 की कोशिश करता हूँ। हो सकता है ये बंदा जो है वो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा था, इसने वो टैब बंद कर दिया, सही, बराबर में मेरे पास यूट्यूब पे कोई वीडियो चल रही थी तो वो मेरी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रही थी, तो मैंने वो टैब बंद किया, तो टैब बंद करते ही मेरी डाउनलोडिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली अब वहां पर बैंडविड्थ मेरी फ्री हुई, सर्वर ने मुझे ज्यादा सेगमेंट्स भेजना शुरू कर दिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल किसी के सर। जहन में कोई सवाल, कोई तशनगी रह गई हो तो वो बता दे, क्योंकि ये बात हमने आज डिस्कस की है, तो ये बात समझ लो आज ही जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि विंडोइंग, सेगमेंटेशन, मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, तो हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम कर कैसे रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके, सो अगला हमारा जो है वो क्या है टास्क, कि अब हमने समझना है विंडोइंग और सेगमेंटेशन के बाद एक और काम जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करता है। तो वो क्या काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है वो हमें समझने के लिए आना होगा, और यहाँ पर हमें इसको इंक्रीज करना होगा अपने सेक्शन को। और मैं सेगमेंटेशन को कॉपी कर लूँ ताकि मेरे लिए आसान हो जाए यहाँ लिखना। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है वो क्या करता है, ये टीसीपी और यूडीपी मैकेनिज्म, और उस मैकेनिज्म का भी एक तरह से हम कह लें डिसीजन, मतलब एक डिसीजन लेता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कि भाई अब जो डाटा है वो टीसीपी के फॉर्म में जाएगा या यूडीपी की फॉर्म में जाएगा, या मैकेनिज्म टीसीपी फॉलो होगा या यूडीपी फॉलो होगा। ठीक, टीसीपी का पूरा नाम जो है वो है ट्रांसमिशन, मेरी आदत खराब हो जाएगी, ट्रांसमिशन कंट्रोल 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 नहीं हुआ और आई भी साथ प्रेस हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बोलो। यूडीपी जो है वो एक मेथड है जिसके जरिए वो ट्रांसफर, एग्जैक्टली, एक मेथड या एक मैकेनिज्म है जो वो फॉलो करेगा। बज़ाहिर हमें नजर आता है कि यार इनका नाम जो है उसमें आ रहा है प्रोटोकॉल, तो किसी जमाने में ना ये खुद एक प्रोटोकॉल हुआ करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जाके जो है वो इनकी वैल्यू बढ़ी और ये प्रोटोकॉल की कैटेगरी से निकल के मैकेनिज्म बन गए, और इनके अंदर जो है वो प्रोटोकॉल्स आ गए। ठीक, तो टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं और यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा मेहनत से बचना चाह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये काम जो है वो कई बार हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस काम को मैं रिपीट करने के बजाय टक करके कॉपी पेस्ट करके ले आऊँ। और इसमें गलती मुझसे ये हो गई है कि मैंने सेक्शन ही गलत बनाया ना। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का ये टीसीपी और यूडीपी का कंपैरिजन है। अब अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें, फॉन्ट स्मॉल ही है, थोड़ा और छोटा कर देता है, 12, अगली बार अच्छा होगा ऐसे। ठीक, तो टीसीपी और यूडीपी में बस ये डिफरेंसेस हैं। अभी जो हमने गेम खेला था सारा सर्वर और पीसी के दरमियान, जिसमें एक्नॉलेजमेंट आ रही थी,
तो सपोज कर रहे थे हम कि वो टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन है। तो जब टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन होगी तो वहां एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड होगी, यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन में एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। इसी वजह से कि एक्नॉलेजमेंट आ रही तो टीसीपी रिलायबल है कि भाई मैं जो डाटा चाह रहा हूँ मुझे पूरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो मैं सर्वर से मांग रहा हूँ वो दोबारा भेजो। यूडीपी लेस रिलायबल है, मैंने अगर मुझे कुछ डाटा नहीं मिला तो मैं उसे दोबारा नहीं मांग रहा, इग्नोर कर रहा हूँ। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन वाली कहानी अभी समझते हैं थोड़ी देर में, पहले कनेक्शन बनेगा बाद में डाटा ट्रांसमिट होगा। यूडीपी कहता है मुझे कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं है, बस डाटा भेजो, ठीक, तो यूडीपी को डाटा हंग्री भी कहा जाता है। इस तरह टीसीपी जो है उसकी स्लो कम्युनिकेशन हो गई, क्यों? क्योंकि भाई डाटा आया, एक्नॉलेजमेंट भेजी, फिर अगला डाटा आया। यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो फास्ट है। प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ये एग्जांपल्स हैं। टीसीपी कहता है भाई ये प्रोटोकॉल जो है ना, एचटीटीपी, एसएमटीपी, एफटीपी वगैरह, ये प्रोटोकॉल टीसीपी के मैकेनिज्म के थ्रू डाटा कम्युनिकेशन करवाएंगे, ठीक। और यूडीपी के में क्या होता है कि आप वॉइस ओवर आईपी, लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो आप यूडीपी के थ्रू करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो यहाँ क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर हमारे पास इस वक्त अगर मैं वॉइस कम्युनिकेशन आपसे कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा होगा? ये सब कुछ हो रहा होगा यूडीपी के थ्रू, ठीक। लेकिन जो है वो अगर मैं क्या कहते हैं, चैट फॉर एग्जांपल मेरे पास ओपन है और उस पर मैं आपको रिस्पांस दे रहा हूँ, या कौन स्टूडेंट जो है वो इस वक्त लाइव है, कौन नहीं है, इस तरह की अगर मेरे पास नोटिफिकेशंस आ रही हैं, मेरा कनेक्शन बना हुआ है वेबएक्स का इंटरनेट कनेक्शन या वेबएक्स से सर्वर से, वो सब कुछ कौन हैंडल कर रहा है? टीसीपी। ऐसा नहीं है कि एक वक्त में एक एप्लीकेशन सिर्फ एक मैकेनिज्म को फॉलो करे, एक एप्लीकेशन एक वक्त में दोनों मैकेनिज्म्स को भी फॉलो कर सकती है और करती है, मतलब ये रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट है। हाँ, उसका कुछ डाटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर कहता है अच्छा ये वाला जो डाटा आया है ना, ये इस प्रोटोकॉल के तहत आया है तो ये टीसीपी को फॉलो करेगा, और ये डाटा जो है वो इस प्रोटोकॉल के तहत आया, ये इस टाइप के प्रोटोकॉल के तहत आया, वो यूडीपी को फॉलो करेगा। ये डिफाइन करना किसका काम है? ये डिफाइन करना काम है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन लेयर का, कि वहां आप उस प्रोटोकॉल में ये डिफाइन करेंगे कि ये प्रोटोकॉल टीसीपी बेस्ड होगा या यूडीपी बेस्ड होगा, ठीक। तो वो स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो मैंने बताया था कस्टमाइज भी हो सकता है, क्योंकि जैसे एचटीटीपी है, अब ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, आप इसका स्टैंडर्ड कोड उठा के, एल्गोरिथम उठा के उसमें चेंजेस करके अपना प्रोटोकॉल भी बना सकते हैं, और उस प्रोटोकॉल को आप चाहें तो आप कहें कि भाई ये टीसीपी फॉलो करेगा। अब उसकी बेस टीसीपी है तो उसको टीसीपी से हटाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हटा भी सकते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर कहानी क्या है कि इन दोनों मैकेनिज्म्स में से अब आगे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, ये डिसीजन भी कहाँ हो रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ये डिसीजन भी ले रही है कि भाई अब जो डाटा आगे जाना है, अगला जो इस डाटा का मैकेनिज्म है वो टीसीपी बेस्ड होगा या यूडीपी। यानी अब अगर मैंने डाटा भेजा तो मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, सिंपल, ठीक। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? नो सर। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है, तो अब एक काम करते हैं, जरा ये जो टीसीपी का कनेक्शन है इसे भी समझ लेते हैं। तो टीसीपी के कनेक्शन को समझने के लिए मुझे यहाँ पे वैसे ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे पैटर्न ना, कि मैं पूरा पूरा खुद टाइप करूं, उससे बेहतर है मैं चीजें लेकर आऊं और उन्हें डिफाइन कर दूं, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया टीसीपी का कनेक्शन मैकेनिज्म, ठीक। तो इस कनेक्शन मैकेनिज्म को अगर हम देखें, इसको मैं बढ़ा दूं थोड़ा सा ताकि यह समझ आए मेरे लिए। तो इस कनेक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास क्या है? एक तो इसका नाम है, पहले इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वे हैंडशेक। तो 3 वे हैंडशेक जो है वो आपका वो इस तरह से काम करता है कि आपके पास जो है वो सर्वर और क्लाइंट हैं, और क्लाइंट और सर्वर की आपस में कम्युनिकेशन जो है वो होनी है, और उस कम्युनिकेशन के होने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपके पास
कोई कनेक्टिविटी है। अब जब कनेक्शन बनना है टीसीपी का, तो उस कनेक्शन के बनने के लिए क्या चाहिए कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल क्लाइंट है, ऑब्वियसली क्लाइंट ही इनिशिएट करता है सर्वर से कनेक्टिविटी। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल खोलते हैं, तो गूगल की वेबसाइट अगर आप ओपन कर रहे हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, तो वो ब्राउजर पे जो वेबसाइट ओपन हो रही है वो HTTPS के प्रोटोकॉल के तहत हो रही है। तो इसका मतलब उसके लिए पहले कनेक्शन बनना जरूरी है। ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश होना जरूरी है। तो कनेक्शन स्टैब्लिश होने के लिए क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो एक मैसेज भेजता है सिन का, सिंक्रोनाइज सर्वर को। वो गूगल के सर्वर के पास गया, उसने वापस भेजा सिनएक कि ठीक है मैं भी सिंक्रोनाइज होने के लिए तैयार हूं और ये मेरी एक्नॉलेजमेंट है। जब ये एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो अब क्लाइंट उसे भेजेगा एक्नॉलेजमेंट। वो एक्नॉलेजमेंट किस चीज की है? सर्वर के सिन के मैसेज की, क्योंकि हमने कहा हर मैसेज की एक्नॉलेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइंट के सिन की एक्नॉलेजमेंट सर्वर भेज रहा है और अपना सिन भी भेज रहा है, और उस सिन की एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट भेज रहा है। जब ये तीनों काम हो जाएंगे, तीनों स्टेप्स परफॉर्म हो जाएंगे, तो जाके फिर वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। यहां पे सवाल उठाए कोई, किसी की जरूरत, किसी की हिम्मत, बड़े जबरदस्त सवाल उठते हैं यहाँ पे। सवाल सर मतलब किस सेंस में, मतलब सेंडिंग OSI मतलब कम्युनिकेशन के एंड से, कि कम्युनिकेशन अगर हमारी ये हो रही है और इसमें ये कनेक्शन मैकेनिज्म है, और ये जो मैंने वर्ड यूज किया कनेक्शन, ठीक है, इनके रिस्पेक्ट से। एक सवाल तो मैं खुद उठा लेता हूँ, ठीक है, वो मुश्किल है आप लोग जो है वो से उठा पाए। वो ये कि भाई हमने पीछे एक और लेयर पढ़ी थी, ये वाली सेशन। हमने कहा भाई इसका काम है सेशन मैनेज करना। तो अगर मैं गूगल की वेबसाइट ओपन कर रहा हूं तो क्या मेरा सेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा? तो अगर सेशन एस्टेब्लिश हो रहा है तो फिर ये कनेक्शन क्या है? सर सेशन लेयर अगर वैसे बेसिकली देखा जाए, ये तो अवेलेबिलिटी को चेक करता है ना कि आपकी कोई चीज दूसरे एंड पर अवेलेबल है या नहीं है। अगर ना होती है ऐसा नहीं, तो कनेक्शन क्या है? कनेक्शन में भी मजे की बात है, अवेलेबिलिटी होती है कि कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं है। समटाइम्स जो है वो आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, आगे से जवाब आ जाता है, क्या कहते हैं, फॉरबिडन, या इस तरह से वो मना कर देता, नहीं मैंने सेशन एस्टेब्लिश कर, वो कनेक्शन नहीं बना सकता। सवाल अच्छा है सर वैसे। सवाल अच्छा है, ठीक। सेशन और सर कनेक्शन लेकिन का देखिए, डिफरेंस ना, एक चीज कि जो अगर शायद मेरे माइंड में आ रही है वो ये है कि अगर सेशन इस्टेब्लिश होता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क करना शुरू करती है, सही है? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि हमने बात की कि भाई सबसे पहले हमारा डाटा जाएगा एप्लीकेशन के पास। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक इसको ना दोबारा से एक स्टेप्स में गो थ्रू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा www.google.com, ठीक। अब मैंने यहाँ पे ना इसे प्रोटोकॉल नहीं बताया कौन सा यूज होगा, शुरू में HTTPS मैंने नहीं लगाया, ठीक है। ये मेरा एक डाटा है google.com। इवन www भी ना लिखूं, मैं डायरेक्ट google.com भी लिख दूं तो वो www भी खुद लगाएगा, सही, google.com। अब ये मेरा एक डाटा है। जैसे ही मैं ये डाटा दूंगा ना ब्राउजर को, तो ब्राउजर समझ जाएगा यार ये .com .com लिख रहा है, इसका मतलब है कि इसने ब्राउजिंग करनी है, और ब्राउजिंग करनी है तो या तो HTTP चलेगा या HTTPS चलेगा, ठीक। तो पहले तो वो ये देखेगा कि HTTP सपोर्ट करता है या HTTPS सपोर्ट करता है, सही। तो वो जो है वो उसके पास जो सर्टिफिकेट्स पहले से जब आप पहली बार खोलते हैं ना तो उस वक्त ये काम हो जाता है, ठीक है, वो रिकॉर्ड में इसके होते हैं। तो इसको नजर आएगा google.com का HTTPS से मतलब कैरी हो सकता है। तो सबसे पहले ये क्या लगाएगा? एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल, ठीक, कि ये प्रोटोकॉल यूज होगा सर्वर और क्लाइंट दोनों के दरमियान, HTTPS। फिर जब S आ गया तो प्रेजेंटेशन लेयर पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आ गई। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए इसे क्या चाहिए होगा? सर्टिफिकेट्स, जो पीछे खुद ही डाउनलोड हो जाते हैं, हमें उनका अंदाजा नहीं है, वो शेयर हो जाते हैं, ठीक। वो शेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना काम कर दिया। अब तीसरी लेयर है सेशन। तो क्या अगर मैं यहाँ ये google.com पे अभी आया हूं तो क्या मेरा सेशन इस्टेब्लिश हो गया है या नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? नहीं सर, अभी नहीं हुआ ना, जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? भाई ये जो मैंने डाटा भेजा है, इस डाटा में क्या सेशन की रिक्वेस्ट गई होगी या नहीं गई होगी? सर डेटा आपने भेजा कभी? ये तो अभी एप्लीकेशन लेयर अभी के ऊपर आप भेजा है बात ही ना कर ना रहे ना, हैं। ये रिस्पॉन्स आ गया भाई, डाटा चला गया मेरा।
नहीं तो जब सर बहुत मैंने सारी चीजों का रिस्पॉन्स तो कैशे से भी आ रहा होता है ना आपकी। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि मतलब कैशे में तो वो एक प्रोसेस है कि भाई चीजें आसान कर ली। कैशे में क्या रखा होगा? कैशे में ये रखा होगा, ये टेक्स्ट होगा, ये कोई इमेज छोटी मोटी रख देंगे, वो चीजें दोबारा डिस्प्ले कराना ताकि वो दोबारा लोड ना हो। अच्छा, एक और सवाल है मेरा। एक तो मैं यहाँ पर ये खोल रहा हूँ ना www.google.com, उस ब्राउजर टैब पे जहां पर मैं लॉग इन हूँ, ठीक, मतलब मैं इसको आसान कर देता हूँ। एक मेरे पास है ये इन प्राइवेट ब्राउजिंग, जहां मैं लॉग इन नहीं हूं। यहां भी मेरे पास google.com आ गया। सर जिसमें लॉगिन है उसमें सेशन स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था। ये मैंने ये इसीलिए ओपन करके दिखाया। जहां मैं लॉग इन हूं ना, वहां असल में मेरा सेशन काउंट हो रहा है। ठीक है, जहां मैं लॉग इन नहीं हूं ना, यहां मेरा सेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपका सेशन स्टैब्लिश हो। सर प्राइवेट ब्राउजर में जो हमने गूगल खोला हम उसको टू वे कंसिडर कर सकते हैं? टू वे से मुराद थोड़ा क्लियर करना। सर क्लाइंट की तरफ से मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं गई हो। नहीं भाई, ये तो मतलब आप जब इस प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं ना HTTPS, तो इसका मतलब जी है जी कि अब जो अभी कम्युनिकेशन हो रही है वो TCP बेस्ड है। TCP बेस्ड है ठीक। तो एक्नॉलेजमेंट मस्ट है। ओके। ठीक, सर्वर डेटा भेजेगा तो वो भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मतलब क्लाइंट भेजेगा उसकी एक्नॉलेजमेंट। क्लाइंट डेटा भेजेगा तो सर्वर भी उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। दोनों तरफ से एक्नॉलेजमेंट मस्ट है हर डेटा पैकेट के साथ, अनलेस कि उसके अंडर ही आपने कुछ और किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा यूट्यूब, लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब खोल लिया। अब जब मैं यूट्यूब में कोई वीडियो प्ले करूंगा, तो वीडियो के साथ जो ऑडियो वीडियो जो मेरे पास डाटा आएगा और जाएगा, ठीक, वो क्या होगा। यार ये इन्होंने अच्छा दे दिया, ये क्या CCNA में आ रहा है? यार ये बंदा बहुत टाइट है, जेरेमी IT लैब। ठीक, कोई मुझसे कहता है कि मुझे अब ये जो है ना, ये सब प्ले हो रहा है, इसको बहुत ये जो हो रहा है काम, ये विंडो जो है ये किसे यूज करी होगी? UDP को। ठीक, तो एक वक्त में TCP भी मौजूद है और एक वक्त में UDP भी मौजूद है। स्ट्रीमिंग जो रही है वो यूडीपी पे कर रहा है और एग्जैक्टली वेबसाइट वही खोल ली थी ब्राउजर, वो दोनों चीजों को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह वही वेबसाइट, वही सर्वर, वो सर्वर मुझे डाटा भेज रहा है, कुछ डाटा भेज रहा है TCP बेस्ड, कुछ भेज रहा है UDP बेस्ड। स्ट्रीमिंग को जरूरत नहीं है कि वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मतलब वो उसका हर चीज पहुंचे। मतलब फॉर एग्जांपल भाई, ये मेरे पास पूरा क्या कहते हैं वीडियो चल रही है, इस वीडियो में यहाँ कोने में 2-4 पिक्सल मिस हो जाए, बीच में खो जाए, मतलब तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। वॉइस थोड़ी सी कट कट के आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे डिले नहीं चाहिए। आप कोई मैच देख रहे हैं लाइव, और लाइव मैच में जो है ना वो पता चला कुछ पिक्सल्स मिस हो गए, और उसने पॉज किया वीडियो को, स्ट्रीमिंग को, और फिर वो कह रहा है कि अभी मैं वो लेकर आ रहा हूँ पिक्सल, पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। आप बोलोगे नहीं भाई मुझे चाहिए लाइव। ठीक है, चाहे मिस हो रहे हो, वो नहीं होता ब्लर हो रहे होते अक्सर, लेकिन आप बहुत बर्दाश्त कर आगे लेंगे पीछे हो उसे। रहा होता है। हाँ बिल्कुल, आप उसे बर्दाश्त कर लेंगे। आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए पूरा डाटा, अधूरा डाटा भी हो लेकिन मैं उसको समझ लूंगा। सिमिलरली ऑडियो के साथ भी होता है। मतलब आपने किसी को कॉल किया, आपने कहा हेलो, अब हेलो में से वो नहीं पहुंचा हेल, तो वो नाराज थोड़ी हो जाएगा कि ये क्या मुझे जानू में कह रहा है हेल। ठीक, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये कहानी है, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर। अच्छा सर, ये एक चीज मुझे वो बताइएगा, डायग्राम में जो आपने सिंक्रोनाइजेशन लिखा है, ये हाँ सिंक बेसिकली रिक्वेस्ट है अगर उसको कंसीडर किया जाए। हाँ एग्जैक्टली, ये सिंह की रिक्वेस्ट है कि भाई कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ अच्छा काम अच्छा, है सही है। TCP से रिलेटेड। ठीक है, सही है सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ना अटैक है TCP का, यही, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है, और वो कहलाता ही ये क्या कहते हैं, सिन अटैक है, डॉस TCP बेस्ड। तो अच्छा, और उसका जो पिंग असल भेज कर रहा है, पिंग लगा दी टारगेट है ना, आपने से, जी, पिंग लगा दी आपने किसी सर्वर पे, वो जाई जा रही है बस कंटिन्यू। नहीं नहीं पिंग नहीं है, सिन। मैं नहीं सिंग बताता हूँ रिक्वेस्ट मैं। जिस तरह भेजेंगे। हाँ वही वही,
भाई आपने क्या किया कि आपने जो है ना वो क्लाइंट है आप, और आपने क्या किया कि आपने ना सर्वर को सिन का मैसेज भेज दिया। सर्वर ने कहा गुड, कोई आया है मेरे पास। सर्वर बड़ा खुश हुआ, ठीक, उसने खुशी खुशी आपको सिन की एक्नॉलेजमेंट भेजी और आपके लिए एक कनेक्शन, वो कनेक्शन जो है ना वो बेसिकली इसके पास कुछ पोर्ट्स होती हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे, वो इसने ना आपके लिए रिजर्व करके रख ली कनेक्शन के लिए पोर्ट, ठीक। और इंतजार करने लगा कि अब आप उसे क्या भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, कनेक्शन कंप्लीट होगा तो आपको आगे फिर डाटा वेटा भेजेगा, ठीक। आप जो है ना वो बस सिन भेज के और खामोश होके बैठ गए, आपने सिन एक आया, उसके अगेंस्ट आपने एक नहीं भेजी, अब वो अपनी पोर्ट रिजर्व करके बैठा हुआ है। समझ आई ये बात? यस जैसे सर। कि फॉर एग्जांपल कोई क्या कहते हैं कंपनी है, उन्होंने जो है वो जॉब एड पोस्ट किया, अब आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया, उन्होंने आपको जवाब दिया हाँ भाई आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, और उन्होंने टाइम दे दिया 9 बजे। अब आप वो 9 बजे नहीं जा रहे, तो वो 9 बजे अगर आप नहीं गए तो वो स्लॉट जो आपके लिए रखी थी वो जाया हो गई, ठीक है। अब उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, 9 बजे वाला बंदा नहीं आया, 10 बजे वाला आ जाएगा, उससे काम हो जाएगा, 11 वाला आ जाएगा, उससे काम हो जाएगा। एचआर जो है वो, उसको आगे पता होगा, लेकिन ये काम एक बंदा ना करे, ठीक, या ये काम आप जो है वो मल्टीपल अलग अलग उससे करें। मतलब आपने क्या किया कि आपने उस जॉब पे अप्लाई किया 100 अलग अलग आईडी से, और आपके लिए शेड्यूल होगा इंटरव्यू धड़ाधड़, एचआर खुश कि यार बड़े क्या कहते हैं मेरे पास जो है ना वो जॉब पे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, असल में आपकी उस एचआर से लगती थी, ठीक। तो आपने जो है ना वो 100 अलग अलग आईडी से फारिग बैठे हुए और आपने इंटरव्यू शेड्यूल करवा लिए। अब उसने 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 3-4 दिन के लिए उसने लाइन अप कर लिया इंटरव्यू। 100 इंटरव्यूज है, मुझे 3-4 दिन लगेंगे करने में, 1 हफ्ता लगेगा, ठीक। वो 1 हफ्ते जो है ना कोई शो अप ही नहीं कर, किसी ने शो ही नहीं, कोई आया ही नहीं, तो क्या हो गया, वो हैंग हो गया एक हफ्ते के लिए। DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस, कि एचआर जो सर्विस देना चाह रहा था ना वो डिनाइल हो गई। अब अगर कोई लेजिटिमेट बंदा भी अप्लाई कर रहा है उस 100 के बाद, तो एचआर कहेगा भाई मेरी सारी स्लॉट्स बुक हैं, मैंने 1 हफ्ते का टाइम रखा था। अब वो 101 वाला जो क्या कहते हैं लेजिटिमेट बंदा है, ओरिजिनल बंदा, जिसने वाकई में आना था इंटरव्यू देने, जिसका वाकई इंटरेस्ट था, एचआर उसके लिए शेड्यूल ही नहीं करेगा, क्यों, उसकी सारी स्लॉट्स ही बुक हो गई, ठीक। तो वो डिनाइल ऑफ सर्विस हो गई। सेम यही केस होगा कि यहाँ पर जो है वो क्लाइंट बन के आपने एक नहीं 1 लाख 2 लाख कई मतलब मिलियन जो है ना एक वक्त में आपने कोई क्या कहते हैं खुद से कोई ऐसा पैकेज यहाँ पे बना लिया, कोई बैच फाइल बना ली जो ये काम कर रही है कि सर्वर को बार बार अलग अलग फेक आईपीस जनरेट करके या कुछ करके वो सिम की रिक्वेस्ट भेज रही है, और सर्वर वहां पे खुश है कि आज तो बड़े मेरे पास जो है ना वो आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, तो मेरी तो एसईओ फुल हाई होने वाली है, ट्रैफिक बड़ा अच्छा आ रहा है, मेरी रैंकिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। और वो सबको सिनेक भेज रहा है, पता चला वो सारे फेक है, ठीक। तो ये कहलाता है डॉस अटैक। अच्छा, एक बंदा करता है तो डॉस अटैक कहलाता है, और एक बंदा नहीं करता, बहुत बड़ी टीम या बहुत सारे लोग इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मिलके करते हैं तो वो कहलाता है डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस, ठीक। उसमें इंटेंशनली भी हो सकता है। इंटेंशनली जब होता है तो क्या होता है कि आप जो है ना वो बॉट्स लेते हैं, ठीक। मतलब कि आपको वो जो वाली होती है ना डार्क वेब, वहां पे बकायदा बॉट्स मिलते हैं कि इतने पैसे तो हम आपको इतने 1000 बॉट्स या इतने वो बॉट्स देंगे, आप कहते हो ठीक है भाई, और उन सारे बॉट्स को आप जो है ना वो दे दो अपनी बैच फाइल कि फलाने सर्वर के साथ ये करना है, ठीक। तो वो सारे बॉट्स मिलके लग जाएंगे, तो वो इंटेंशनल है। अनइंटेंशनल क्या है कि आपने क्या किया कि आपने कोई बड़ी अच्छी सी इमेज, अच्छी तो नहीं होगी जाहिर सी बात है वो इमेज, ठीक, वो इमेज उसके साथ आपने पीछे बैच फाइल अटैच कर दी कि जब भी कोई उस इमेज को ओपन करेगा डबल क्लिक करके तो पीछे वो बैच फाइल रन हो जाएगी। तो कैसी कोई इमेज आपने इंटरनेट पे वायरल कर दी, लोगों के पास पहुंच गई ईमेल पे या किसी तरह से भी, ठीक है, या कोई बड़ा जबरदस्त आपने सोफिस्टिकेटेड ईमेल बना दी किसी जॉब के हवाले से या किसी स्कीम के हवाले से कि बंदा उस पर क्लिक करके जा रहा है, तो वो क्लिक करेगा, वो ऑब्वियसली जाएगा वहां सर्वर से बैच रन हो रहा है, तो वो रन हो रहा होगा। अब वो बंदा अनइंटेंशनली पार्ट बन गया इस अटैक का,
जब अनइंटेंशनली पार्ट बनता है ना अटैक का, तो वो कहलाता है ज़ॉम्बी। ठीक, इंटेंशनल वाला क्या कहलाता है? बॉट। अनइंटेंशनल वाला ज़ॉम्बी। तो आपके पास जो है वो बॉट्स या ज़ॉम्बीज आ गए और आपने अटैक कर दिया, तो वो कहलाएगा आपका डीडॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस, लेकिन शुरू में डी लग गया, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इन सब बातों में कोई सवाल, कोई क्यूरी? बॉट्स और zombies ये दोनों डीडॉस में आते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। जब एक से ज्यादा मशीन्स अटैक कर रही हैं, पार्ट ले रही हैं अटैक में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर एक सिंगल मशीन अटैक कर रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। ठीक, इसको अगर हम ये भी देखा जाए, जैसे हम ऑफिस में जैसे कहीं है नेटवर्क पे हैं, तो उसमें अगर हम एक ही पीसी के ऊपर मल्टीपल जगह से पिंग लगा दें, एग्जैक्टली वो पिंग वाले भी मैं वो बाद में डिफाइन करूंगा, पिंग वाला वो अटैक भी हम basically- डिस्कस करेंगे। ठीक है, इवन उसको तो हम रोकेंगे भी, इसको भी रोक सकते हैं। मैं ये भी मतलब इवन हमारे कोर्स में ये भी है कि हम इन अटैक्स को टैकल कैसे कर सकते हैं। सही। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह हमारा आगे टॉपिक है जहां पर हम इन अटैक्स को टैकल करने के मेथड जो है उस पर भी डिस्कशन होगी, करेंगे, बल्कि कन्फिगर करेंगे बाकायदा। यहाँ तक की बातों में कोई सवाल है? अभी ये शुरू की क्लासेस है, थोड़ी थियोरेटिकल, मैं इंशाल्लाह इसको जल्दी से रैप अप करके थोड़ा प्रैक्टिकल पे जाने की कोशिश करूंगा, ताकि हम एक्चुअल सिनेरियोज को समझें वहां पर। ठीक, यहाँ तक की बातों में कोई कंफ्यूजन किसी और के नहीं सर, जहन में क्लियर है। सवाल? क्लियर है? ठीक है, तो ये जो हो गया हमारे पास टीसीपी का और यूडीपी का मैकेनिज्म, जिसका डिसीजन ले रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस मैकेनिज्म टीसीपी के मैकेनिज्म जो उसका कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है, उसका 3 वे हैंडशेक। अब बड़ा जबरदस्त काम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और मजीद कर रहा है। ठीक है, अभी ट्रांसपोर्ट लेयर चल रही है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो मैंने बताया था कि बैकबोन लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत सारे काम जो है वो हो रहे होते हैं, और वो सारे काम जो है वो कौन कर रहा होता है? वो सारे काम कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक और जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आपने क्या करना है। ये क्या हो गया ना, ऊपर क्यों भेजा भाई? आप नीचे ले आते ऐसे यहाँ। ठीक, कि भाई आपने ये करना है कि आपने करनी है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है मैनी इंटू वन, डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है वन इंटू मैनी। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग की एक आसान एग्जांपल, खैर वो तो डीमल्टीप्लेक्सिंग की एग्जांपल हो जाती है, आपकी होती है ना पावर एक्सटेंशन। तो पावर एक्सटेंशन में क्या होता है कि भाई एक तार आ रहा है, या एक आपके पास स्विच बोर्ड है, लेकिन आपको 5-6 डिवाइसेस लगानी है, तो आपने उस स्विच बोर्ड पे पावर एक्सटेंशन लगाई, और फिर उसके बाद आपकी आगे जो है वो मल्टीपल सॉकेट्स आपको और मिल गए, और वो वन इंटू मैनी हो गया, डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, और मैनी इंटू वन क्या हो सकता है कि भाई बहुत सारी पावर सोर्सेज हैं, उन्हें आप किसी तरह से एक आगे सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई हैवी आपको डिवाइस जो है वो रन करनी है, तो कुछ इस तरह का हो सकता है। मतलब रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसे ही आ गई थी मेरे जहन में एग्जाम्पल, हो सकता है। अब ये चीज है ना, यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है हमारे पास? ठीक, तो हमारे पास इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, उसके लिए मुझे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए चाहिए होगा एक अदर टेबल। तो टेबल कहता है कि भैया मुझे जो है वो आप पहले सही से मैनेज करो, और मुझे बताओ कि इस टेबल में लिखना क्या है। तो मैंने कहा भाई मैंने जो है ना वो ये ब्राउज़र है, और इस ब्राउज़र में मैंने टैब 1 ओपन किया। ठीक, ऐसे ही मैं फारिग बैठा था, और मैंने एक टैब ओपन किया, जैसे यहाँ पे नहीं अभी ओपन किया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? google.com। ठीक, अब google.com लिखा, और कुछ था मेरे दिमाग में खुराफाती चल रहा था, उसके मुतालिक मुझे सर्च करना था, तो मैंने जो है वो सर्च में वो कीवर्ड्स डाले। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करना था भाई CCNA क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, इस तरह करके ना कुछ, तो इसने बहुत सारे ऑप्शंस भी दे दिए, मैंने उन ऑप्शंस को देखे बजाय क्वेश्चन आंसर डाल दिए। अब वो मैंने क्वेश्चन आंसर डाल दिए, कुछ वेबसाइट्स आई, लेकिन वो मैंने खरीदी, मुझे समझ नहीं आई। फिर मैं क्या करूंगा, दोबारा से दूसरा टैब ओपन करके एक नया भी
ठीक, और वहां पर क्या कर सकता हूँ दोबारा एक और google.com, वहां मैंने कहा कि यार अब की बार थोड़ा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ में या एमसीक्यूज बेस्ड, ठीक, या फॉर इंटरव्यू, ठीक, इस तरह के ऑप्शन के हिसाब से मैंने अलग अलग टैब्स में अलग अलग सर्चिंग कर सकते हैं हम। और रियल वर्ल्ड में पहले ये बहुत ज्यादा होता भी था। बैटरी इज लो, आज नहीं होगा। चार्जर लाए ना आज? चार्जर क्या, आज तो मैंने 2 वो रखे हैं लैपटॉप्स। दो दो अच्छा भाई, सबसे पहले तो मेरी वॉइस आ रही है अभी भी? जी सर। जी जी, और वॉइस फर्क पड़ा वॉइस में? नहीं, ठीक है, चलिए शुरू। एज इट इज है जैसे पहले आ रही थी? जी जी। अच्छा, हाँ तो वो जाहिर सी बात है, यही होना था। मैं इतनी देर से अपने आप को उसमें रखा हुआ था धोखे में। ठीक, अच्छा, तो क्या कहते हैं, आज आज मैंने 2 लैपटॉप्स और 2 चार्जर रखे हैं भाई अपने साथ। तो आज तो मैं इसको ये मौका ही नहीं दूंगा कि आज ये मुझे कहे कि टेक्निकल डिफिकल्टी है। कल बड़ा एम्बेरस किया इसने मुझे, पहले लेक्चर में एम्बेरस होना कोई अच्छा होता है, दूसरे तीसरे लेक्चर में हो जाता लेक्चर में ही। अच्छा, तो टैब 1 google.com खोला, कुछ सर्च किया, टैब 2 google.com खोला, कुछ सर्च किया, फारिग तो बैठे हुए थे, ठीक, फिर क्या कहते हैं टैब 3 ओपन कर लिया, और टैब 3 पे भी क्या कर लिया, google.com, ठीक। अब 3 टैब ओपन किए थे, फिर अचानक याद आया अरे यार कोई वो ईमेल शीमेल आनी थी, टैब 4 खोला, और टैब 4 में मैंने gmail.com खोल लिया। फिर जब ईमेल देखी तो ईमेल में ना वो बंदे ने मुझे कोई फाइल शेयर की हुई थी थ्रू गूगल ड्राइव। तो जैसे ही मैंने उस लिंक पे गया तो मेरे पास क्या खुल गई, drive.google.com, ठीक, तो वो ड्राइव खुल गई। अब ये सारे जो मेरे टैब्स हैं 1 2 3 4 5 जितने भी टैब्स हैं, ये सारे टैब्स इन द एंड जो डाटा भेज रहे होंगे वो किसे भेज रहे होंगे, एक ब्राउजर में भेज रहे एक सर्वर को, जो कि सर्वर किसका है, गूगल का, गूगल का। हैं। ठीक, वो सब गूगल सर्वर को ये जो है वो सारा डाटा भेज रहे हैं। अब गूगल सर्वर जो है उसके पास ये सारा डाटा आ रहा है, और वो सब के अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्स भी भेज रहा है। तो ये हो गया मैनी इंटू वन, मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जैक्ट मैनी इंटू वन जो है वो थोड़ा हटके होता है, लेकिन ये समझाने के लिए। तो इस टैब का डाटा भी यहाँ आया, इसका भी यहाँ, इसका भी यहाँ, इसका भी यहाँ, और सारे सारे टैब जो है ना, जहाँ पे गूगल है, जहाँ जीमेल है, ड्राइव है, क्योंकि गूगल सारी सर्विसेज आपको दे रहा है ना एक ही, ठीक। अब सारा डाटा यहाँ आ रहा है, जब सारा डाटा जो है वो यहाँ आ रहा है, तो क्या होगा इस सारे डाटा के साथ, इस सब का रिस्पॉन्स मिलेगा। पहले टैब का डाटा ये क्या से चलना शुरू हो गया, ये इन्होंने ना अच्छा नहीं दिया कुछ, बैंड कनेक्टर, कर्व कनेक्टर, कितना खूबसूरत लग रहा है एक, वाह, थोड़ा ऊपर नहीं हो सकता, ये वाला थोड़ा गलत कर दिया मैंने, सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो। थोड़ी बहुत डिजाइनर जो है ना वो हमें चाल जाती है, इसको थोड़ा पतला करना चाहिए। छोटे ये लाइन का स्टाइल है। तो यहाँ पर ये 2 आ गए, तीसरा आ जाएगा, तीसरा कैसे आएगा, दोबारा मुझे ये लेना होगा यहाँ से। इसको अगर रिवर्स में देखें तो ये डीमल्टीप्लेक्सिंग वाला हो जाएगा। एग्जैक्टली रिवर्स में ये डीमल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, ठीक। सब जो है वो गूगल के सर्वर के पास जा रहा है। अब इन सब का गूगल के सर्वर के पास जाना, ठीक, और गूगल से जो है वो डाटा मांगना, तो और सर गूगल का सर्वर जो है वो सबको जवाब भी दे रहा है।
अब सवाल ये है कि भाई ये सब जो जा रहे हैं, और मैंने जो अपना फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं वो ओपन किया है टैब, और जब मैं डाटा गूगल के सर्वर को भेज रहा हूँ, ऑल दो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन जस्ट सपोज कि ये सब कुछ जो हो रहा होगा वो हो रहा होगा किसी आईपी एड्रेस की बेस पर। मतलब मेरा कोई आईपी एड्रेस है 1111 और गूगल के सर्वर का कोई आईपी एड्रेस है 2222। ठीक, जस्ट एक एग्जाम्पल है, सही। तो क्या होगा कि भाई मैं 11 हूं, मैं 222 को डाटा भेज रहा हूँ और 2 मुझे जवाब दे रहा है। अब जो वो जवाब दे रहा है तो क्या हो रहा है कि मेरे पास जो रिप्लाई आ रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा कि टैब 1 में जो मैंने सर्च किया था उसका रिप्लाई 2 में शो हो रहा हो, 3 में जो आया भेजा था उसका भी 2 में शो हो रहा हो। जिस टैब से गया था वो रिप्लाई वापस कहाँ आ रहा है, उसी टैब में। अब ये बात ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चले कि भाई जो भी रिप्लाई है उसको यहां आना चाहिए, ये रिप्लाई इसका है, सर थ्रू पोर्ट। थ्रू पोर्ट्स। ठीक, और ये कौन सी पोर्ट्स होती हैं? ये वही जिनके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था कि वो गूगल जो है वो अपनी पोर्ट्स जो है वो कुछ वो दे देगा। और ठीक, तो ये जो पोर्ट्स होती हैं वो होती हैं ये वाली पोर्ट्स। ये मैं ले आता हूँ यहाँ से, लॉजिकल पोर्ट्स। दोबारा कौन टाइप करे? ठीक, यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक, लॉजिकल पोर्ट्स। तो लॉजिकल पोर्ट जो है ये वैसे तो इनकी रेंज है 1 से 65535 तक, 1 से 1024 तक होती है वेल नोन या असाइंड, और 1025 से 65535 तक जो है ये फ्री है। ऑल दो इसमें मतलब अपडेट्स हो गई हैं काफी ज्यादा, और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं ये सारी फ्री हैं, कुछ कहते हैं नहीं हमारे नजदीक दूसरी जरा रेंज है वो फ्री हम कंसीडर करेंगे, लेकिन ये 1 से 1024 तो स्टैंडर्ड है, वेल नोन। ठीक, तो अब क्या होगा कि यहां से जब ये google.com को मैं टैब 1 के थ्रू डाटा भेजूंगा तो क्या होगा कि ये जो है आगे एक अदद पोर्ट नंबर असाइन करेगा। ठीक है, कॉलन और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर ये क्या असाइन कर सकता है उस डाटा के साथ? तो बेसिकली दो मैसेजेस होंगे। एक मैसेज होगा, सॉरी 80 नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा फॉर एग्जाम्पल 1025। ठीक, और एक और जो है वो पोर्ट लगेगी 80। सही, अब मैं इसको दोबारा डिफाइन करता हूँ, और दोबारा डिफाइन करने के लिए क्या है कि ये दो मैसेजेस जनरेट होंगे। एक लगेगी, एक मैसेज होगा सोर्स के सोर्स कौन है, और एक में लिखा होगा डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कौन है। ठीक, ये दो इंफॉर्मेशन लगेंगी। इस इंफॉर्मेशन में लिखा होगा कि भाई सोर्स की आईपी है 1111 और उसका पोर्ट नंबर है 1025, और दूसरा क्या कहते हैं जो इंफॉर्मेशन होगी, दूसरी इंफॉर्मेशन वो होगी कि मेरी आईपी है 1111 और मैं जिस पोर्ट को एक्सेस करना चाह रहा हूं वो है 80। ठीक, अच्छा 80 कब होगी? जब HTTP है, और अगर यही मैं कहूं भाई HTTPS है तो पोर्ट नंबर लग जाएगी 443। तो HTTPS की 443 होती है, और 80 जो है वो उसकी होती है HTTP की। तो ये वेल नोन पोर्ट्स हैं जो कि बाकायदा असाइन है प्रोटोकॉल्स के साथ जो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के साथ ये असाइन होते हैं। तो अब जब ये इंफॉर्मेशन गूगल के सर्वर को मिलेगी तो वो कहेगा अच्छा भाई डेस्टिनेशन इसकी थी 443, इसका मतलब जो इसको डाटा चाहिए वो कौन सी सर्विस का चाहिए? HTTPS ब्राउजिंग। तो ये अपने सर्वर में उस सर्विस से रिलेटेड डाटा जो है वो निकाल के भेजेगा, और जब ये भेजेगा वापस डाटा गूगल का सर्वर, तो ये उसमें क्या कर देगा, ये उसमें चेंजेस कर देगा। एक मिनट, मैंने तो आईपी में गलती कर दी ना। सोर्स 111 है, डेस्टिनेशन क्या होगी 222। तुम लोग जाग रहे हो? जाग गया। जाग रहे हो तो फिर इतनी बड़ी गलती क्यों नहीं पकड़ी मेरी कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी सेम है? सही, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ थ्रूपुट का ना, ये दोबारा अच्छा, समझा दे। मैं दोबारा समझा देता हूँ, बिल्कुल मुझे भी ये लग रहा था।
इसीलिए मैंने इसको कहा एक बार पहले जरा लिख लूं सब कुछ, फिर समझाता हूँ। ठीक, मैंने जब पहला टैब ओपन किया google.com और जब मैंने अपना डाटा सेंड किया, तो एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, इसके साथ एक पोर्ट नंबर अटैच करेगी जो कि इस फ्री रेंज में से होगा, सॉरी ये वाला फ्री रेंज नीचे वाली पोर्ट नंबर 1025, और अपनी आईपी लगाएगी, सोर्स आईपी मेरे सिस्टम की। ठीक, वो आईपी जो है ना वो नीचे वाली लेयर पे आके लगती है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, नेटवर्क लेयर। ठीक, मगर ये आईपी और पोर्ट नंबर अटैच होगी कि सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है। मुझे इससे पहले यहाँ पे लिख देना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है, सोर्स की, और ये किसकी बात हो रही है, डेस्टिनेशन की। SRC से भी काम हो जाए। ठीक, तो ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। ये कौन लगा के भेज रहा है आपका, इसको मैं ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं, एक ट्रांसपोर्ट लेयर और एक चीज नेटवर्क लेयर लगा रही है, दोनों की बारी बारी जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। ठीक, लेकिन चूंकि हम पोर्ट को समझना चाह रहे हैं तो हमें आईपी का भी यहाँ पे जिक्र करना पड़ रहा है। तो एक चीज जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की है और एक चीज जो है वो आईपी की है, नेटवर्क लेयर की है। तो यहाँ पर जो है इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसे भी कहता हूँ कि सोर्स, सेंडर कौन है, ठीक है, और किसके पास जाना है, डेस्टिनेशन, रिसीव कौन करेगा। ठीक, तो ये यहाँ पर जो है वो, अब शायद कहानी समझना ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन फिर भी समझना है तो एक बार और रिपीट हो जाएगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो कि बेसिक हैं और ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, तो ये बार बार नहीं आएगी, आएगी जरूर एक दो बार आगे और। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि जब मैंने डाटा भेजा तो मैंने कहा मैं सोर्स हूँ, मेरी आईपी है 111 और मैं जो पोर्ट नंबर अपनी अटैच कर रहा हूँ वो कोई फ्री पोर्ट नंबर मेरी जो भी है 1025 लग गई टैब 1 के साथ, तो टैब 2 के साथ कोई दूसरी लग जाएगी, इसको क्या होगा। ठीक, इस तरह टैब 3 के साथ कुछ और, टैब 4 के साथ, टैब 5 के साथ, सबके साथ ये फ्री पोर्ट मेरे पास कितनी है यहाँ पर, इतनी 65,535। ठीक, ये अटैच हो जाएंगी, हो सकती है, मतलब यानी कि मैं ये तो चेंज भी होती होगी, सॉरी जी, ये चेंज भी होती होगी फिर, मतलब हर दफा यही लगती है 1025। नहीं चेंज होगी, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने टैब 1 क्लोज कर दिया तो ये फ्री हो गई पोर्ट। ठीक, अब मैं कोई और टैब खोलूंगा या कोई और ऐप, अच्छा ये सिर्फ टैब के साथ नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए, ऐप के साथ भी है। मतलब इस वक्त ये जो मेरे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ हुआ है वेबएक्स का, ये भी कोई फ्री पोर्ट नंबर अपनी इस ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए उसने असाइन की हुई होगी। ठीक, इस तरह अगर कोई और कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल को पायलट ओपन कर लेता हूँ, पीछे क्रोम खोल लेता हूँ, पीछे कोई मैं व्हाट्सएप लॉगिन किया हुआ है मैंने अपना, कुछ भी XYZ जो भी एप्स चल रही है मेरे पास, जो इंटरनेट यूज कर रही है, जिन्होंने डाटा भेजना है बाहर, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, तो वो हर मेरी जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अगर अंदर जो है वो मल्टीपल कनेक्शंस एस्टेब्लिश होने हैं, ठीक, कि जो भी मैं यहाँ पे टैब ओपन करूंगा हर टैब का अपना एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होना है, तो हर उस कनेक्शन के साथ यहाँ पर एक फ्री पोर्ट नंबर में से पोर्ट जो है वो असाइन होनी है। तो मेरे पास अगर 64,000 फ्री पोर्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि मैं 64,000 कनेक्शंस एक वक्त में यूज कर सकता हूं। पॉइंट क्लियर है ये? जी सर। ठीक, तो फिर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर भी एक ब्राउजर और उसकी मल्टीपल टैब्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप मल्टीपल ब्राउजर्स हो, उनके मल्टीपल टैब्स हो, मल्टीपल एप्स हो, और उन एप्स में भी मल्टीपल क्या कहते हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल विंडोज ओपन हो सकती हो या मल्टीपल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सकते हो। ठीक, तो हर कनेक्शन के लिए, हर ऐप के मल्टीपल कनेक्शंस के लिए एक डिफरेंट पोर्ट नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, असाइन करता है। ठीक, ये ज्यादा हाई करने से ना ये आ जाता है। ठीक, तो वो असाइन करता है। तो यहाँ पर जो है ये सोर्स आईपी लगी, उसके साथ पोर्ट नंबर लगा, वो रैंडम लगा, कोई सा भी इसमें से उठा सकता है, वो फ्री में से जरूरी नहीं है 1025 उठाए, कुछ भी उठा सकता है। और फिर इसने कहा कहाँ जाना है, इसको पता चला गूगल के सर्वर के पास जाना है जिसका आईपी है 2222, और उसके साथ एक पोर्ट लगाई जो कि उस पर्पस के लिए है जिस पर्पस के लिए जा रहा है।
वो पर्पस था HTTPS, तो पोर्ट लगी 443। ठीक, जब सर्वर को ये मिला डाटा और उसने जवाब दिया, तो उसने कहा भाई मैं जवाब दे रहा हूं 2222, किसे जवाब दे रहा हूं, यहाँ पे फिर उल्टा होगा, यहाँ 1025 नहीं आएगा, यहाँ 443 आएगा, कि 443 से रिलेटेड जवाब दे रहा हूं, और किसे जवाब दे रहा हूं, 111 को, और 111 की कौन सी पोर्ट थी जिसने मुझे डाटा भेजा था 1025 में। तो जब ये रिस्पॉन्स वहां पहुंचेगा, ठीक, तो क्या होगा कि ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पहुंचेगा, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि अच्छा जवाब आया है 1025 के लिए, 1025 इस ब्राउजर का टैब 1 था, तो वो जवाब इस टैब के पास पहुंचा दिया जाएगा, तो वो वहां डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर दूसरे टैब का डाटा जाएगा, तो उसके साथ कोई डिफरेंट पोर्ट नंबर लगेगी, फॉर एग्जांपल 1026, तो जब गूगल का सर्वर जवाब देगा, तो जवाब लगाते हुए यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या लगा देगा, 1026। आईपी सेम रहेगी, क्योंकि मेरे पूरे सिस्टम की एक ही आईपी होगी, 1 into many। तो मैनी जो है वो एक तरह से ये पोर्ट नंबर्स के लिए आ गया, कि बहुत सारी पोर्ट नंबर्स को आपने एक आईपी के थ्रू यूटिलाइज कर लिया, और ये पोर्ट नंबर्स डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल के सर्वर पे नहीं जाना चाह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे जाना चाह रहे हैं, उसका आईपी 333 है, तो वो 333 डेस्टिनेशन लगेगी, उसके साथ जो भी किस काम के लिए जाना चाह रहे हैं वो लगेगा, और आपकी सोर्स आईपी के साथ कोई रैंडम पोर्ट नंबर लगेगी। समझ आएगी कहानी? यस सर। किसी को अगर कह चाहिए कि ये रिपीट हो जाए, तो वो बस बता दो कि नहीं सर अभी भी समझ नहीं, रिपीट कर दें जरा। जिस सोर्स पे हम क्या भेज रहे ऐसे? हैं उसी पे कर रहे हैं, अगर 443 करेंगे या 80 करेंगे तो उसी पे जाएगा। एग्जैक्टली exactly। अच्छा वही बात, अगर मैं इसको ये कहूं कि भाई ये 1025 जो है ना, सॉरी, ये जो है, ये अगर यहाँ पे आ गया ड्राइव पर, तो जब ड्राइव से डाटा जा रहा होगा इस वाले टैब का, तो इस वाले टैब के लिए क्या करेगा ये, कि यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या लगा देगा, फॉर एग्जाम्पल 20 या 21। ठीक, 20 और 21 ये एफटीपी के लिए होता है, डाटा ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर। ठीक, तो उस वक्त जब डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा, तो उस वक्त एफटीपी का प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। ठीक, इस तरह अगर ईमेल की बात करें और अगर एसएमटीपी का प्रोटोकॉल होगा, तो ये पोर्ट नंबर क्या लग जाएगी, 25 एसएमटीपी के लिए। ठीक, और ये जो सोर्स पोर्ट नंबर है ये यकीनन चेंज होगी। अगर वहां 1025 लगी थी, तो यहाँ क्या लग सकती है, फॉर एग्जाम्पल 28, 26, 27। मतलब जरूरी नहीं है सीक्वेंस में हुई है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रैंडम यूज कर सकता है, सीक्वेंस में भी यूज कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी है। ठीक, अगर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँ CMD, और CMD में मैं कहता हूँ नेटस्टैट। ठीक, तो ये आ गया नेटस्टैट। अब इस नेटस्टैट में मेरे पास जो है वो ये यहाँ पर इसने बताना शुरू कर दिया मुझे पोर्ट नंबर्स। तो ये बहुत सारे, तो ये तो खैर क्या कहते हैं वो है लोकल, उसके उससे आगे ये जो अब बताना शुरू कर रहा है ना, ये है पब्लिक। ठीक, तो इसने क्या किया कि भाई मेरी आईपी है 192.168.089, ये मेरी लोकल आईपी है। ठीक है, वो सोर्स आईपी जो मैं कह रहा था ना, ये वो है। इसके साथ यहाँ पर ये पोर्ट नंबर्स लगानी शुरू कर दी इसने रैंडम, कहीं 51,000 लगाई है, कहीं 54,000 लगाई है, कहीं कुछ लगाई है, कहीं 64,000 भी लगा दी। ठीक, और ये है वो सर्वर्स जिनसे मेरे कनेक्शंस हैं। ठीक, तो ये उन सर्वर्स के साथ जो है वो जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है, उस कनेक्शन के साथ आगे ये HTTPS लिखा है, तो HTTPS का मतलब उसकी पोर्ट नंबर लगी होगी 443। इसी तरह यहाँ पर इस तरह से कमांड इसने बताई है। अच्छा, नेट स्टैट
के साथ एक और वो लगता है पैरामीटर, जिससे वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट नंबर्स बताता है। सी डीएससीपी के लिए है, ईथरनेट की है, एफ फुली क्वालिफाइड के लिए है, आई है, एस होता है मेरे ख्याल में पर प्रोटोकॉल स्टैटिस्टिक्स, करंट कनेक्शन, एक होता है आर, तो राउटिंग टेबल के लिए नहीं, जिसमें ना वो जैसे यहाँ पे HTTPS बता रहा था ना, उससे वो HTTPS नहीं बताता, पोर्ट नंबर बताता है। यहाँ बता रहा था ना HTTPS और HTTPS और ये देखो ये सेशन जो है वो कहाँ क्लोज वेट में गया हुआ है, इस तरह करके। नेटस्टैट डैश एस करके देख लेते हैं। ठीक, ये तो स्टैट्स बता रहा है पूरी कि इस वक्त आपकी जो है वो IPv4 की स्टैट्स ये हैं, पैकेट्स इतने रिसीव हुए हैं, ये सब इतने हुए हैं, कनेक्शंस की बात आ गई है TCP की, IPv4 की, तो इतने एक्टिव ओपन्स हैं 1425, और ये इस तरह UDP के स्टैट्स आ गए। तो ये तो सब स्टैट्स बता रहे हैं। एक आता है जिसमें ना वो बगैर उसके बताता है, मतलब प्रोटोकॉल का नाम नहीं बताता। आई आई में भी ये बता रहे हैं HTTPS ही आ रहा है। तो HTTPS की पोर्ट नंबर यहाँ पर किसी तरह शो होती है, क्वेश्चन मार्क एन होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म, अब नजर आया ना, -n। ठीक, तो यहाँ पर ये -n में जो है वो अब न्यूमेरिकल फॉर्म में बता रहे, तो HTTPS की जगह 443 लिखा आ गया। ठीक, तो जो भी पोर्ट्स होंगी उनके यहाँ पे ये न्यूमेरिकल फॉर्म आ गई 443। तो अब क्या बता रहा है कि ये मेरी सोर्स आईपी, ये मेरा सोर्स पोर्ट नंबर, और ये डेस्टिनेशन आईपी, और ये उसका पोर्ट नंबर। तो डेस्टिनेशन देखा जाए तो देखो ये मतलब कि 5 फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन जो है ना वो सेम है, यानी कि ये एक ही कोई सर्वर है, उसके साथ मेरे 5 अलग अलग कनेक्शंस ओपन है, और 5 अलग अलग तरह से मैं उससे बात कर रहा हूं। तो सोर्स पोर्ट हर जगह डिफरेंस है, डेस्टिनेशन सेम है। जब ये जवाब देगा तो इसका जो कनेक्शन जहां ओपन है वहां से मुझे वो जवाब नजर आएगा। हो सकता है ये 5 टैब गूगल के हो सकता है कुछ और हो। इसी तरह ये 3 टैब्स हैं, नहीं ये अलग अलग है, 239 अलग है, 250 अलग है, 245 अलग है। अच्छा 240 145 अलग है, ये अलग अलग है। ये लेकिन कोई ऐसा कनेक्शन है जो एक वक्त में 5 चीजें मेरी ओपन किया हुआ है। ये हो सकता है मेरा वेबएक्स हो, क्योंकि वेबएक्स में मैंने एक चैट विंडो खोली हुई है, एक पार्टिसिपेंट्स की विंडो खोली हुई है, एक मीट खुला हुआ है, जो मीटिंग जहां पर हमारी हो रही है, एक स्क्रीन शेयर हो रही है। तो इस तरह की सारी चीजें, तो हो सकता है वो 5 कनेक्शंस यहाँ पे ये वो शो रहे हो। जब मैं वेबएक्स बंद करूंगा तो ये पांचों के पांचों कनेक्शंस या 6 के 6 कनेक्शंस मेरे बंद हो जाएंगे। लेकिन हर कनेक्शन के लिए एक अलग पोर्ट नंबर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ने असाइन किया हुआ है। ठीक, तो वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल रहा है कि अच्छा जब वेबएक्स का सर्वर अगर चैट का जवाब दे रहा है या चैट से रिलेटेड डाटा भेज रहा है तो चैट वाली विंडो का ये है पोर्ट नंबर 54461। ठीक, इसी तरह अगर कोई मीट वाली विंडो उसका ये होगा, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं जस्ट समझाने के लिए। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल रहा है कि अगर सेम सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है और उस सर्वर के मल्टीपल कनेक्शंस ओपन है या मल्टीपल विंडोज ओपन है, तो उन सब के जवाब अपनी अपनी जगह कैसे जाएंगे, वो इस तरह पोर्ट नंबर से जाएंगे। होपफुली क्लियर हो गया होगा इसको देखने के बाद। बहुत जबरदस्त क्लियर हो गया। बहुत जबरदस्त क्लियर हो गया, चले ये तो अच्छी बात हो गई। ठीक, यानी कि इसका मतलब ये भी है कि सर आपने लंबी कर दी बिला वजह एक छोटे से टॉपिक को। नहीं सर ये नहीं है, इसका मतलब ये कि आपने प्रैक्टिकली उस चीज को दिखा दिया ना, तो एक चीज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में आ जाता है कि ये बेसिकली यूज हो कहाँ पर रही है। एग्जैक्टली मैंने इसीलिए मैंने कहा यार ये देख लें तो ज्यादा बेहतर है, मैं ऐसे हवा में समझा रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक, तो ये अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर जो है
फाइनली उसके कुछ काम जो कि मेन बेसिक इंपॉर्टेंट काम है वो हमने यहाँ पर क्या कहते हैं एक तरह से कवर अप कर लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट वाले हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ हो गया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है, बहुत सारी चीजें और होती हैं इसमें, फ्लो कंट्रोल वगैरह और दूसरी चीजें भी हैं, ठीक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि सेगमेंट्स बन रहे हैं, और सेगमेंट जो बन रहे हैं वो समझना जरूरी है कि भाई ये जो सेगमेंट बन रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं, ठीक। और सेगमेंट अगर बन रहे हैं और छोटे छोटे सेगमेंट बन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बैंडविड्थ वेस्ट हो सकती है। उसको बचाने के लिए क्या हो रही है, विंडोइंग हो रही है। विंडोइंग अगर हो रही है तो विंडो साइज आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि इतने सेगमेंट्स एक वक्त में जा सकते हैं, तो वो उतने सेगमेंट्स एक वक्त में भेज रहा है, ठीक है। और उसके लिए वो हिडन ट्रायल कर रहा है, सही है, मतलब उसको एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो नहीं पता, तो वो हिडन ट्रायल कर रहा है कि एक भेजा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, इस तरह करके वो बढ़ाता जा रहा है। और जहां उसको लगेगा कि अच्छा ये अब जो है ना वो क्या कहते हैं ऐसी हम उस पर आ गए हैं लिमिट पर कि इतने सेगमेंट्स के बाद जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो लिमिट कर देता है, ठीक। फिर टीसीपी यूडीपी का डिसीजन जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ले रहा होता है कि मैकेनिज्म कौन सा यूज होगा। एक वक्त में दोनों मैकेनिज्म यूज हो रहे होते हैं, ठीक, और होना भी चाहिए। इस तरह टीसीपी का कनेक्शन के कौन कौन से कनेक्ट क्या क्या आप कनेक्शन अगर आप टीसीपी में बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, ये 3 मैसेजेस होते हैं जिसे 3 वे हैंडशेक भी कहते हैं, ठीक। तो ये 3 वे हैंडशेक कहलाता है। फिर मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग जहां पे पोर्ट्स का रोल आ जाता है। तो ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम ने किए ट्रांसपोर्ट लेयर पर, और इनकी बेस पर हमारी कम्युनिकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ से निकल जाएगी इसके बाद जाके। यानी सबसे पहले डाटा आया एप्लीकेशन के पास, उसने प्रोटोकॉल बताया, फिर अगर उसमें इंक्रिप्शन वगैरह होनी है, HTTPS है, तो उसने इंक्रिप्शन वगैरह परफॉर्म की प्रेजेंटेशन लेयर ने। फिर सेशन के पास गया, अगर सेशन इस्टेब्लिश होना है, लॉगिन है बंदा, ठीक, तो लॉगिन होता है तो सेशन इस्टेब्लिश होता है, ठीक। तो वो सेशन बना, सेशन की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई, सेशन आईडी वगैरह अटैच हुई उसी डाटा के साथ। अच्छा, ये डाटा के साथ इंफॉर्मेशन लगी जा रही है, हर जो लेयर है वो अपनी एक इंफॉर्मेशन अटैच कर रही है। एप्लीकेशन लेयर ने अपनी इंफॉर्मेशन अटैच की कि ये प्रोटोकॉल यूज होगा या ये प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक। फिर प्रेजेंटेशन लेयर ने अटैच की इंफॉर्मेशन कि भाई इस तरह इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन होगी, ये सर्टिफिकेट वैलिडेट होगा, ये कीज होंगी, वो जो भी व्हाटएवर। सेशन लेयर ने अपनी इंफॉर्मेशन अटैच की कि भाई ये सेशन आईडी होगी, ये इसका टाइम आउट होगा, ये सब कुछ होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर आई, उसने कहा भाई मैं तो बहुत कुछ करूंगी, मैंने सेगमेंटेशन करनी है, उस डाटा को डिवाइड करना है, डिवाइड करके सेगमेंट्स की भी आईडी होती है, सेगमेंट नंबर, ठीक है, जैसे 10, 11, 12 इस तरह करके सेगमेंट्स की आईडीज बनाई। फिर अगर मल्टीपल सेगमेंट्स एक वक्त में भेजने हैं तो उसके लिए विंडोइंग की। विंडोइंग करने के बाद देखा अच्छा ये जो सेगमेंट अब जाएगा, पहले सेगमेंट बनेगा, फिर ये डिसीजन होगा कि ये सेगमेंट टीसीपी के थ्रू जाएगा या यूडीपी के थ्रू, ठीक, कौन सा टाइप का मैकेनिज्म यूज होगा, ठीक। तो फिर उसने कहा अच्छा ये जो सेगमेंट है ये टीसीपी के थ्रू जाएगा, तो अगर टीसीपी के थ्रू जाएगा तो पहले कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बन गया, फिर सेगमेंट भेजो तो एक्नॉलेजमेंट का वेट करो, फिर अगले सेगमेंट्स भेजो, ठीक, टीसीपी। और अगर यूडीपी है तो कोई कनेक्शन नहीं, डायरेक्ट जो डेस्टिनेशन है वहां भेज दो सेगमेंट्स को। फिर वो सेगमेंट जो है वो जब जा रहे हैं तो उनके साथ और इंफॉर्मेशन अटैच हो रही है सेगमेंट आईडी के अलावा, वो इंफॉर्मेशन अटैच हो रही है पोर्ट नंबर्स। अच्छा, एक और यहाँ पे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो हमारे पास इस तरह से एक मैंने पैकेज बनाया है ना, ठीक है, ये पैकेज कहलाता है सॉकेट। ठीक, मैं यहाँ पर ये लेता हूँ दोबारा से कनेक्टर, इस कनेक्टर को कुछ ज्यादा ही घूम के आ रहा है, और यहाँ ले आते हैं यहाँ से, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है ना वो क्या है, हमारी सॉकेट है। सॉकेट का लफ्ज अगर कभी आपको सुनाई देना तो बड़े क्या कहते हैं लोग समझते हैं इसको बड़ी कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सॉकेट होता है किसी भी दो आइडेंटिटीज को आप मिला के एक नई आइडेंटिटी जनरेट करते हैं। तो ये दो आइडेंटिटीज मिली है, आईपी प्लस पोर्ट, तो ये सॉकेट है। अच्छा, कई जगह पे सॉकेट बनता है पोर्ट नंबर प्लस
सेगमेंट आईडी, सेगमेंट नंबर, ठीक, तो वो भी एक सॉकेट कहलाता है। कहीं बनता है पोर्ट नंबर और उसके साथ सेशन आईडी, तो सेशन आईडी प्लस क्या कहते हैं आपका पोर्ट नंबर, ठीक है, वो भी एक सॉकेट कहलाता है। तो किसी भी दो आईडीज को अगर आप मिला के एक नई आईडी के तौर पे लेते हैं तो वो सॉकेट कहलाता है। तो 1111:1025 ये पूरी चीज क्या कहलाएगी, एक सॉकेट। मतलब ये दो सॉकेट होंगे, डेस्टिनेशन का और एक सेंडर। हाँ, वो तो इसके लिए तो एक, हाँ बिल्कुल, दो सॉकेट्स बन गए, एक सोर्स का एक डेस्टिनेशन का, ठीक। तो ये सॉकेट कहलाता है कि वो पूरा सॉकेट एक सेंड हो रहा है, ठीक। अच्छा, ये बात हमारी हो गई। अब हम कहानी शुरू करते हैं, बहुत सिंपल सी, और वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है ये वो लेयर है कि जिसकी हमारी कोर्स की आधी डिस्कशन तकरीबन यहाँ होनी है, ठीक। तो इसलिए नेटवर्क लेयर के बारे में कुछ ज्यादा बातें यहाँ पे नहीं लिखी, एक सरसरी इसको देखकर हम आगे गुजर जाते हैं। बेस्ट पाथ सिलेक्शन, राउटिंग, ठीक, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं CCNA, नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग जो है वो शुरू ही नेटवर्क लेयर से होती है एक तरह से। ऊपर वाली लेयर मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, तो उसमें हमारा कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो लॉजिकल एड्रेसिंग भी नेटवर्किंग लेयर का काम है। लॉजिकल एड्रेस से मुराद IP एड्रेस, आसान अल्फाज में हमारे नजदीक आजकल वो IP एड्रेस है। उस IP एड्रेस से पहले और भी मेथड हुआ करते थे, जिसमें एक IPX था, एक एप्पल टॉक था। तो IPX जो है ये था नोवेल वालों का, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नोवेल, ठीक है। नोवेल एक ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत मशहूर, अंदर क्यों नहीं आया ये, बाहर क्यों चला गया, नोवेल, ठीक। तो इनका था ये IPX। इस तरह एप्पल टॉक जो है ये है एप्पल का, ठीक। इस तरह TCP/IP जो है ये स्टैंडर्ड हुआ। TCP/IP की कहानी भी बड़ी वो है यार, नोवेल की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है कुछ, याद तो मुझे यही पड़ रही है, NOVELLE IPX, हाँ NOVELL, आखिर का E एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो नोवेल जो है ना, इनका था IPX, एप्पल टॉक एप्पल का था। TCP/IP जो है ये क्या कहते हैं, अब स्टैंडर्ड हो गया है, किसी जमाने में ये स्टैंडर्ड नहीं था। ये बनाया था प्रोटोकॉल एक कंपनी बड़ी मशहूर है जमाना, ज़ेरॉक्स था, ठीक। ज़ेरॉक्स को कोई जानता है? कुछ लोग जानते होंगे ज़ेरॉक्स को, सर नाम सुना हो? नाम सुना हुआ है? फोटोकॉपी में जानते हैं इसको ये, हाँ, फोटोकॉपी ये फोटोकॉपियर, एग्जैक्टली। तो ज़ेरॉक्स जो कंपनी है वो बनाती है फोटोकॉपियर, स्कैनर, प्रिंटर्स, ठीक। इन्होंने बना दिया TCP/IP का प्रोटोकॉल। आप ये देखो, तो जिस जमाने में क्या कहते हैं नई नई नेटवर्किंग आई ना, तो हर कोई अपने अपने तजुर्बे कर रहा था। तो उन तजुर्बों में किसी का तजुर्बा जो है ना वो कामयाब हुआ, वो स्टैंडर्ड हो गया किसी खास वजह से, और कुछ जो है वो रह गए। तो ज़ेरॉक्स ने TCP/IP बनाया था, मजे की बात, और फिर वो स्टैंडर्ड हुआ, ठीक। तो ये जो है ना, बस ये एक और वो IP एड्रेस हम यूज करते हैं, मतलब उसकी जो पीछे एक तरह से हम कहें कि बैकबोन है, वो ज़ेरॉक्स ने रेडी की थी, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास ये बात जो है ना नेटवर्क लेयर की, यहाँ तक इनफ है अभी फिलहाल, सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ पे ये हो रहा है। हमने नेटवर्क लेयर को बहुत डिटेल डिस्कस करना है, हमारा आधा कोर्स नेटवर्क लेयर पे तकरीबन है, ठीक। अगली लेयर जो है उसका नाम है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है इसको भी ऐसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और हवाओं में इसकी बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि ये भी एक डिटेल डिस्कशन है डेटा लिंक लेयर, मगर नेटवर्क लेयर से थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग है, ठीक। तो लैन या वैन की स्विचिंग, अच्छा, फिजिकल एड्रेसिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक है। वहां क्या था, राउटिंग था, नेटवर्क लेयर, और डेटा लिंक लेयर क्या है, स्विचिंग, ठीक। तो फिजिकल एड्रेसिंग आ रही है। फिजिकल एड्रेसिंग जो है जैसे हमारा मैक एड्रेस है, वहां पे क्या है हमारे पास IP एड्रेस, यहाँ होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के और नाम है ये, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, और BIA बर्न इन एड्रेस भी कहते हैं।
तो आपको ये इन नामों में से कोई भी नाम नजर आए तो आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है, मैक एड्रेस की। ठीक, अच्छा, मैक एड्रेस जो है वो यूनिक होता है हर डिवाइस का। अब हम इसे समझते हैं कि यार ये हर डिवाइस का मैक एड्रेस यूनिक कैसे हो गया। तो हर डिवाइस का मैक एड्रेस यूनिक जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि ये फॉन्ट छोटा हो जाएगा अगर मैं इसको यूनिक करूंगा। हो गया, ठीक। तो हर डिवाइस का मैक एड्रेस जो वो यूनिक हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि भाई हमारे पास एक अदद ऑर्गेनाइजेशन है IEEE जो इसे मैनेज करती है। टोटल साइज मैक एड्रेस का है 48 बिट्स। IEEE ने कहा कि भाई कोई भी वेंडर आएगा हम उसको 48 बिट्स में से एक 24 बिट्स की दे देंगे वेंडर आईडी। ठीक, और ये जो वेंडर आईडी है वो इसको यूटिलाइज कर सकता है वेंडर। तो वेंडर जैसे भी यूटिलाइज करे वो उसकी मर्जी है। तो इन्होंने कहा भाई वेंडर आएगा, वेंडर को हमने ये आईडी दे देनी है। अब वेंडर जो है वो इसे यूटिलाइज कर सकता है 24 बिट्स को। मगर उस 24 बिट्स का मतलब जो है वो कुछ हल्का नहीं है। ठीक, उस 24 बिट्स का मतलब है 2 to the power 24 which is equal to 16.7 मिलियन। यानी कि 24 बिट्स से तकरीबन 16 मिलियन वेंडर आईडीज जनरेट हो सकती हैं। समझ आई ये बात? यानी कि पहले आया फॉर एग्जांपल डेल, HP, लेनोवो, जो भी मतलब वेंडर्स हैं जिनको मैक एड्रेसेस की जरूरत होती है, जो अपने नेटवर्क कार्ड्स बनाते हैं। ठीक, वो वेंडर्स आए और हर एक को एक यूनिक आईडी दे दी। अब उस यूनिक आईडी के अंदर जो है वो क्या है, मैक एड्रेस वेंडर क्या कर सकता है, वेंडर अटैच कर सकता है अपना सीरियल नंबर। ठीक, और कितने सीरियल नंबर बना सकता है, वो सीरियल नंबर भी जो है वो तकरीबन उसके पास हैं 24 बिट्स के, यानी 16 मिलियन। यानी डेल को अगर एक वेंडर आईडी मिली है तो उस वेंडर आईडी के अगेंस्ट वो अपनी 16 मिलियन डिवाइसेस को मैक एड्रेस असाइन कर सकता है। तो ये कोई छोटी रेंज नहीं है। सही, किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक, तो ये मैक एड्रेस इस तरह से मैनेज हो रहे हैं। तो कोई मतलब यहाँ पे ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। तो वेंडर्स दुनिया में कितने होंगे, ठीक, जो कि नेटवर्क कार्ड्स बनाते होंगे या जिनकी जो ऐसी डिवाइसेस बनाते होंगे जहां मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो वो लिमिटेड है। तो मतलब अगर मैं कह दूं कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 मिलियन भी वेंडर्स हो गए तो इसका मतलब एक वेंडर को क्या कहते हैं, कितनी वेंडर आईडीज मिल सकती हैं? 16 टाइम्स। 16 टाइम्स, और 16 टाइम्स अगर वेंडर आईडीज मिल रही है तो इसका मतलब 16 मिलियन इंटू 16। ठीक, तो एक बहुत बड़ा नंबर है स्टिल। तो इस तरह से ये मैक एड्रेस को मैनेज कर रहा होता है कौन, IEEE। और IEEE कहता है कि भाई हमारे पास आओ, हम आपको बताएंगे कि आपको वेंडर आईडी क्या मिलेगी और उस वेंडर आईडी के अगेंस्ट जो है वो आप कैसे जो है वो अपने सीरियल नंबर अटैच करोगे, वो आपकी मर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल होती है इसकी, मोबाइल नंबर। अब जैज है, जैज के पास है भाई आईडी 0300 के बाद उसके पास है 7 डिजिट्स। तो उन 7 डिजिट्स के वो कोई भी कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी से असाइन कर लेते हैं। उसमें वो गोल्डन नंबर भी रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा गोल्डन नंबर मेरे ख्याल में रखते नहीं है वो, और भी कुछ। ठीक है, 666 गोल्डन नंबर। अब वो अपनी मर्जी से गोल्डन नंबर बेच रहे हैं, 5,000 का, 15,000 का, 20,000 का। ठीक, उसको पीटीए नहीं कुछ कह सकता। पीटीए ने उसको एक वेंडर आईडी दे दी 0300, भाई ये 0300 हमने तुम्हें दे दी, इसके अगेंस्ट ये 7 डिजिट है, इनके साथ जैसे खेलना है खेलो। वो खेल रहा है। अब उसने वो खेला और उन 7 डिजिट्स जो है ना वो उसके फुल हो गए। वो गया पीटीए के पास, उसने कहा भाई 0300 वाला तो मेरा नंबर जो है ना वो कंप्लीट हो गया, मैंने इतनी सेल कर दी, इतनी सिमें बेच दी, ये नंबर मेरे हो गए ऑक्यूपाइड। पीटीए ने कहा ये लो 0301, उसने 0301 दे दिया जैस को, फिर 0302 दे दिया, 0304 दे दिया। मतलब कि उसको वेंडर आईडी मिलती चली गई और हर वेंडर आईडी के अगेंस्ट वो 7 डिजिट्स को अपने भरता चला गया। तो हालांकि पीटीए के पास सिर्फ 4 डिजिट्स हैं, 03 और फिर आगे बल्कि 2 बचे 0 समथिंग। उसमें 0 कहीं 333 आ जाता है, 33 यानी कहीं 42 की सीरीज आ जाती है टेलीनॉर वगैरह के लिए, कहीं
जैस चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, और नया भी आएगा तो उसको कुछ और दे देंगे, 5.2 दे देंगे, किसी को 6 की सीरीज दे देंगे। तो कोई कम नहीं है उनके पास ना, मतलब वो 4 डिजिट भी उसके लिए उनके लिए इनफ है। इवन 4 नहीं, सिर्फ 2 रह गए, क्योंकि 0.3 तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगले 2 डिजिट्स उनके लिए कोई मसला नहीं है। उन्हें पता है कि ये जो 2 डिजिट्स हैं, इन 2 डिजिट से हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 99। सही है, इवन 99 नहीं, 100 कॉम्बिनेशन, क्योंकि 0 से बात शुरू होगी। तो जब आप 0 से 99 तक जाएंगे तो 100 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 100 कॉम्बिनेशन बहुत हैं, मतलब 100 इंटू वो 7 डिजिट्स, और 7 डिजिट्स का मतलब है 10 टू द पावर 7। तो 10 टू द पावर 7 का मतलब हो जाता है तकरीबन आपके 7 मिलियन, कुछ इस तरह करके। तो 70 मिलियन या कुछ इस तरह पे फिगर जा सकती है, मगर ये कि वो कहानी अलग है। सेम वही यहाँ पर है। ठीक, समझ आई कहानी? यस सर। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर के बाद आखिरी लेयर रह गई, और आखिरी लेयर भी कोई ऐसी खास लेयर नहीं है जिस पे अभी हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करें, वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इतनी खतरनाक क्यों हो गई भाई? स्मॉल हो आप। क्या चल रहा है ये? क्या हो गया इसे? अच्छा भाई, एक तो ये डिजाइनिंग जो है ना, इसी को करने में ज्यादा टाइम निकल जाता है, 12। सही है, तो फिजिकल लेयर हमारे पास आ गई। अब फिजिकल लेयर में क्या है कि भाई, फिजिकल लेयर कहती है कि भैया आपने क्या करना है, आपने सॉरी कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल बी और इसको कर दो। तो फिजिकल लेयर कहती है भाई मैनेज करना है मीडियम को, कंट्रोलर्स, इंटरफेसेस, फिजिकल पोर्ट्स, तो मतलब जो चीज भी फिजिकल है उसे मैनेज करना है। तो केबल्स हमारे पास 2 तरह की होती हैं, कॉपर और फाइबर। कॉपर में भी 2 हैं, ट्विस्टेड और अनट्विस्टेड। सॉरी, अनट्विस्टेड नहीं, ट्विस्टेड में 2 हैं, यूटीपी और एसटीपी। तो अनशील्डेड और शील्डेड। अनशील्डेड और शील्डेड में फर्क क्या होता है? किसी के जहन में कोई स्पेलिंग में क्या कह रहे हैं शील्डेड की? एक्स्ट्रा तारों के ऊपर एक्स्ट्रा कोटिंग होती सिल्वर की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है तारों की? सॉरी, मैंने पूरी बात सही से सुनी नहीं थी। केबल है ना, ट्विस्टेड पेयर, तो मतलब ट्विस्ट होते हैं पेयर अंदर, 8 पेयर की वो तो केबल एक ही जैसी होती है। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर में 2 होती हैं, यूटीपी और एसटीपी। ठीक, अनशील्डेड और शील्डेड में फर्क ये होता है कि अनशील्डेड होती है जिसमें ना ऊपर वो कोई शील्ड एक्स्ट्रा नहीं चढ़ी होती, वो जो जाली, वो जैसे हमारी काली वाली केबल नहीं होती, सिल्वर कॉपर की, केबल अक्सर जो उसमें वो टीवी सिल्वर के की लिए होती है। लगती है, वो उसे कहते हैं शील्ड ना, वो जाली टाइप की। और शील्डेड हाँ, जो होती है केबल ना, वाले उसमें वो यूज करते जाली हैं होती टीवी है। में। ठीक, तो वो क्या करती है कि वो इस पर्पस के लिए होती है कि भाई वो एक्स्ट्रा ऊपर से कोई, अगर फॉर एग्जांपल आप केबल डाल रहे हैं किसी ऐसी जगह पे कि जहां पर इलेक्ट्रिक के वायर भी गुजर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब ना करे आपके सिग्नल्स को, तो इसलिए एसटीपी यूज होती है। ठीक, तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो बड़ी, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कॉमन है कॉपर में, और उसमें ज्यादातर लोग जो है वो यूटीपी लेते हैं, सस्ती होती है, और कोशिश करते हैं कि भाई जहां से आपकी नेटवर्क केबल गुजर रही हो वहां से कोई इलेक्ट्रिकल केबल जो है उसके आसपास करीब में ना हो, यानी सेम डक्ट में दोनों चीजें ना हो, तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा। वरना आप शील्डेड यूज कर लें तो शील्डेड क्या करेगी कि अगर वो साथ भी हैं तो वो उसको इफेक्ट को कम से कम कर देगी, मिनिमाइज कर देगी। ठीक, इफेक्ट फिर भी हो सकता है, कम कर देगी, मिनिमाइज कर देगी, वो डिपेंड करता है कि भाई वो जो आपकी वो गुजर रही है ना इलेक्ट्रिकल केबल, उसमें से किस तरह का करंट पास हो रहा है। अगर वो कोई हैवी केबल है, उसमें से ज्यादा क्या कहते हैं करंट पास हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ठीक, अच्छा, इस तरह फाइबर ऑप्टिक के भी 2 हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड। तो सिंगल मोड जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो यूज होती है नॉर्मली ज्यादातर
इसमें क्या होता है कि भाई आपके पास क्या कहते हैं, एक वेवलेंथ जो है, सिंगल वेवलेंथ, उसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है, और सिंगल मोड केबल जो है ये ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक, मल्टी मोड में क्या होता है, एक मोड में मल्टीपल वेवलेंथ जो है ना उस पर डाटा ट्रांसमिट होता है, और ये कम लेंथ को सपोर्ट करती है। तो ये फिजिकल लेयर के डिस्कशन को इतनी ज्यादा हमारी डिटेल में हमें करने की जरूरत नहीं है। अब जो जरूरत है असल, अगर किसी की कोई सवाल है तो भाई पूछ लो यहाँ पे। मतलब मैं तो इसको आगे बढ़ा रहा हूँ इस सेंस में कि मुझे अंदाजा है कि यार इसका कोई इतना बड़ा डिस्कशन का वो है नहीं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप बोले सर भगा रहे हैं तो बस भाग जाए। कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है? इसमें वाईफाई का नहीं आएगा कुछ? हाँ, वाईफाई का। अच्छा, वाईफाई का है ये कि हम ना इंशाल्लाह एक WLAN का अलग से पूरा सेशन है, अच्छा, तो हम वो WLAN का अलग से पूरा सेशन कवर अप करेंगे। वो भी फिजिकल लेयर में ही आएगा? वो भी फिजिकल में आएगा, बिल्कुल मीडियम के है ना, क्योंकि हम मीडियम की बात कर रहे हैं। तो मीडियम वायरलेस हो या वायर्ड हो, दोनों फिजिकल लेयर में। ठीक, अब कहानी आती है आगे, OSI मॉडल की समरी। तो ये जो समरी है, ये समरी यहाँ पर अगर मैं लाऊंगा तो ये मुझे बहुत तंग करेगी। मैंने शुरू ही गलत किया है इस सेक्शन को ना। देखा कितनी बड़ी समरी है। ठीक, ऑल दो छोटी हो सकती है ये, यहाँ पर खराब हो जाएगी। असल में मैंने सेक्शन ही ना गलत बनाया है। ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। चलो खैर करते हैं कुछ। सबसे पहले तो ये आता है। हो जाना चाहिए। हाँ, असल में अगर मैं इसको लेयर रेफरेंस को 2 लाइंस में कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर मैं छोटा कर दूं। अच्छा, ये मतलब आप लोग ये परेशान नहीं होना कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये मैं ऐसे ही अपने खेलने के लिए कर रहा हूँ। इसका ये लेक्चर आप लोगों को एज इट इज इंशाल्लाह मिलेंगे, और अभी मैं बताता हूँ बल्कि इसका बेनिफिट क्या है। तो इधर आ भाई। सही है, काफी क्लोज आ गए हम। तो अब इसको हम एक काम करते हैं, सेक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। तो ये आ गई हमारी समरी। अच्छा, अब ये समरी कह रही है कि भैया आपके पास जो है वो क्या है, हेडिंग कहाँ गई इसकी? हेडिंग नहीं आई थी। ये रही हेडिंग। कट गई? नहीं नहीं नहीं, ये आ गई। वो बेचारी साइड में हो गई थी जब हम इसको एडजस्ट कर रहे थे ना। वो गरीब जो है ना, उसने कहा मुझे कहाँ छोड़ दिया आपने। कंट्रोल बी, सही। अच्छा, ये आ गई साइड मॉडल। समरी 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 ऐसे। ठीक, वेरी गुड। तो ये आ गई समरी। अच्छा भाई, समरी में क्या कह रहा है वो कह रहा है कि भैया आपके पास अब आई वो कहानी जो हमने शुरू से बार बार कही थी कि रेफरेंस, कि हम OSI मॉडल को एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। तो रेफरेंस नंबर जो है ना वो चलते हैं रिवर्स ऑर्डर में।
यानी हमने पहले का सबसे पहले एप्लीकेशन की बात की, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, लेकिन एप्लीकेशन को रेफरेंस के तौर पे जब यूज किया जाता है तो उसे कहा जाता है लेयर 7। ठीक, प्रेजेंटेशन लेयर 6, सेशन लेयर 5, ट्रांसपोर्ट लेयर 4, नेटवर्क लेयर 3, डाटा लिंक लेयर 2, फिजिकल लेयर 1। ठीक, तो अगर वही बात कि किसी ने आपसे कहा यार ये लेयर 3 का इशू लग रहा है, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि यार लेयर 3 का मतलब है नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर जो है यहाँ पर जो डाटा है उसको हम नाम देते हैं पैकेट का, और डिवाइस जो इसको मैनेज कर रही होती है वो होती है राउटर। और यहाँ पर या तो आईपी एड्रेस का मसला भी हो सकता है या कोई राउटिंग का इशू भी हो सकता है। ठीक, तो उसे ट्रबल शूट करना होगा। तो इंडस्ट्री में ये रेफरेंस कॉल होते हैं। ठीक, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं इंटरव्यू में बैठे हैं और उसने आपसे कहा कि क्या कहते हैं मेरा डाटा जो है अगर वो मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो बताओ लेयर 4 के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो वो सिर्फ इतना कह देगा। अब आपको खुद जहन में होना चाहिए आपके कि भाई लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम करती है, तो ये इश्यूज हो ऑपरेटिंग सकते हैं। सिस्टम का error है। मतलब है आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही तो हो सकता है आपकी क्या कहते हैं सेगमेंटेशन प्रॉपर ना हो, आपकी क्या कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो सही काम ना कर रही हो, मतलब पोर्ट नंबर्स जो है वो एग्जॉस्ट भी तो हो सकते हैं पोर्ट नंबर्स कहीं ना कहीं आके, एक लिमिट है। वो जो मैंने कहा था कि सर्वर जो है वो कनेक्शन बना के बैठा होगा टीसीपी का, तो वो क्या कर रहा होगा कि उसका भी एक पोर्ट नंबर इस पर्पस के लिए यूज हो रहा होगा, तो वो एग्जॉस्ट हो सकता है। तो लेयर 7 है एप्लीकेशन, यहाँ पे डाटा जो है उसको डाटा ही कहते हैं, एप्लीकेशन मैनेज करती है और वो प्रोटोकॉल्स को डिसाइड कर रही होती है, ये बात हम कई बार कर चुके। लेयर 6 है प्रेजेंटेशन, इस पे भी डाटा जो है वो डाटा ही कहलाता है, मतलब वो डाटा अब तक ओरिजिनल हालत में ही है। ठीक, और उसके साथ इंफॉर्मेशन अटैच हो गई, और वो इंफॉर्मेशन क्या अटैच हुई कि उसमें ट्रांसलेशन होनी है या क्या कहते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेक डेटा प्रेजेंटेबल, बड़ा बुरा लग रहा था, उसकी जगह इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ठीक, फिर उसके बाद जो है वो लेयर 5 कहलाती है सेशन, और सेशन मैनेजमेंट आ जाती है। यहाँ भी डाटा है और एप्लीकेशन ही मैनेज कर रही है सब कुछ। फिर लेयर 4 आ गई। लेयर 4 जो है ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वो किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहाँ पे डाटा का नाम चेंज हो गया सेगमेंट। तो ये बात जो है वो और मतलब यहाँ पर वो करती है, मैटर करती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टेक्निकल बंदा, किसी से आपकी बात हो रही है या इंटरव्यू वगैरह में, और उसने सेगमेंट का वर्ड यूज किया, ठीक है, कि यार मेरे सेगमेंट जो है ना वो क्या कहते हैं ड्रॉप हो रहा है या रिसीव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात हो रही है या लेयर 4 पे बात हो रही है। मतलब वो यहाँ पे बताएगा नहीं कि सेगमेंट कौन सी लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, वो कह रहा है सेगमेंट ड्रॉप हो रहा है। तो अगर उसने सेगमेंट ड्रॉप कहा है तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये कहाँ पे बात कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। उसने कहा किस वजह से हो सकते हैं, तो आपके पास आंसर हो सकता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सही से मैनेज नहीं कर पा रहा हो। ठीक, तो सेगमेंटेशन वहां आ रही है। आप ये नहीं कहेंगे कि सेगमेंट ड्रॉप हो रहा है तो वो राउटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि राउटर के पास जब डाटा आ रहा है या नेटवर्क लेयर पे डाटा आ रहा है तो उस वक्त उसका नाम हो गया पैकेट। सही, आगे चल के मैं भी अपने कोर्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा काम तो हमारा इन 2 लेयर्स का हुआ, 3 और 2 का, मगर 4 की भी हमारी डिस्कशन बीच बीच में आती रहेगी, क्योंकि यहाँ से नेटवर्क की बात जो है वो एक तरह से शुरू हो रही है। तो मैं कहीं पे ना रेफरेंस कॉल करूंगा लेयर 3 और अज्यूम करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गई लेयर 3 का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। कहीं मैं ये नाम यूज करूंगा कि यार पैकेट का इश्यू है या पैकेट लॉस हो रहा है या इस पैकेट में इस तरह से ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ये आ रही है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि आप समझ गए कि मैं पैकेट कह रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, नेटवर्क लेयर पे, लेयर 3 पे।
ठीक। सिमिलरली डाटा लिंक लेयर पे वो डाटा अब क्या कहलाएगा, फ्रेम। तो अगर मैं फ्रेम कहूंगा तो फ्रेम का मतलब मैं किसे टारगेट कर रहा हूँ, लेयर 2 को, डाटा लिंक लेयर को। ठीक। स्विचिंग का बिट्स वाली कहानी तक तो हम खैर आते ही नहीं है। तो ये जो है ना वो रेफरेंस, अगर हम बात करें तो रेफरेंस इस तरह कॉल होता है। ठीक। इसमें किसी जो के स्विच ध्यान में हमने कोई लिखा और? है डाटा लिंक में, हाँ, डाटा लिंक लेयर पे डिवाइस यूजुअली स्विच होती है, मगर जरूरी नहीं है। हब भी हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है, और भी डिवाइसेस, वैन की अपनी डिवाइसेस होती हैं जिसमें क्या कहते हैं, फ्रेम रिले स्विचेस होते हैं, एटीएम स्विचेस होते हैं। ठीक। तो मैनेजेबल और अनमैनेज के बाद इसमें कोई वो नहीं, वो सब मतलब मैंने यहाँ पे एक जस्ट रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दिया कि मतलब वो सब इसी में आएंगे, वो हाँ हाँ, सब इसी में आएंगे, स्विच की जो सब भी इसी लिखा में हो। आएंगे, सब इसी में। इसमें इवन लैन और वैन, लैन के स्विचेस अलग होते हैं, वैन के अलग होते हैं, वो सब इसी में आएंगे, वो स्विच है। तो डाटा लिंक लेयर पे जब डाटा भेजा जा रहा है तो उस डाटा को यूजुअली हम कहते हैं कि वो किस मेथड के थ्रू जा रहा है, स्विचिंग के थ्रू। और जब नेटवर्क लेयर पे डाटा भेजा जा रहा है तो उस डाटा को हम कहते हैं कि वो किस मेथड के थ्रू जा रहा है, राउटिंग के थ्रू। ठीक। तो ये बहुत बेसिक से डिफरेंस है। तो कभी कोई आपसे पूछ ले भाई लेयर 2 वर्सेस लेयर 3, तो लेयर 2 वर्सेस लेयर 3 का मतलब कि लेयर 3 नेटवर्क है, लेयर 2 डाटा लिंक है। लेयर 3 पे डाटा को पैकेट कहते हैं, लेयर 2 पे फ्रेम कहते हैं। लेयर 3 राउटर यूजुअली डिवाइस यूज होती है, और यूजुअली का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट राउटर ही हो। सही। ठीक। आगे मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि नेटवर्क लेयर हमारा आधा कोर्स है, तो वो मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है। ठीक। आईपी एड्रेसिंग होती है वहां, फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग से मुराद क्या थी, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। ठीक। तो वो मैक एड्रेस था। तो ये फिजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस, सॉरी, लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस। ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेसिंग या आईपी एड्रेसिंग होती है, फिजिकल एड्रेसिंग या मैक एड्रेसिंग होती है, यहाँ राउटिंग है, यहाँ स्विचिंग है। तो ज्यादातर तो यूजुअली लेयर 2 लेयर 3 खेल रहे होते हैं नेटवर्किंग में। ठीक। और इन्हीं के बारे में ज्यादा बातें होती हैं। लेकिन अगर कहीं लेयर 4 की बात आ जाए तो वहां भी आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, लेयर 1 की बात आ जाए तो वहां भी क्लियर होनी चाहिए। यानी यहाँ पर आके डाटा हो जाता है बिट्स में कन्वर्ट। अब वो बिट्स हैं 1010 करके, और यहाँ की जो डिवाइस अगर हो सकती है तो वो हब है, अगर डिवाइस नहीं है तो डायरेक्ट वायर पे जा रहा है या वायरलेस जा रहा है। ठीक है। लेयर 1 डिवाइस मतलब कुछ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है फिजिकल डिवाइस हो। तो यहाँ एज अ रेफरेंस हब लिखा हुआ है।